अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों को? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है? अगर आ रही है तो फटाफट से बता दें। सही है। सही है। अच्छा, आप में से जितने लोग अब तक आ गए हैं वो फटाफट से अटेंडेंस लगा लें। और आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के अटेंडेंस का कुछ स्टैट्स है उसको शेयर करूंगा। स्पेशली वो वाले स्टूडेंट्स जो कि शायद इस वीक रिमूव हो सकते हैं क्योंकि उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। ठीक है, मैं उनको उनकी अटेंडेंस दिखा दूंगा ताकि अगर उनको कोई इशू आ रहा है तो अपने लैब मैनेजर से उसके बारे में रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो फटाफट से अपनी अटेंडेंस बढ़ा लेना साथ साथ। थोड़ा सा इंतजार करते हैं कुछ स्टूडेंट और आ जाएं, उसके बाद हम उस लेक्चर को शुरू करने वाले हैं। इतने में साथ में ये जो है इसको ओपन भी करके रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आता रहे आप लोगों के कारनामे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जौन से स्टूडेंट के नाम आ रहे हैं अगर वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस उनको मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा बताएंगे कि वो यहाँ बैठे हुए हैं ताकि हमें पता चल रहे कि वो लेक्चर ले रहे हैं और हम उनके साथ कोई रियायत कर सकें। ठीक है। आई होप अब सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपकी प्रेजेंट लिखी हुई है कि आपने 11 12 के 17 आज कितना लेक्चर है? आज हमारा लेक्चर नंबर क्या है? 19वां है। ठीक है। यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर लिखा हुआ है कि आपने कितनी प्रेजेंट लगाई है, कितनी एब्सेंट हुई है और यहाँ पे आपकी परसेंटेज लिखी हुई है। ठीक है। तो और कितना जूम इन करूँ? इसमें तो जूम इन कर लिया। ठीक है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है और आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक नाम कैसे लिखा हुआ है? इंटरेस्टिंग है। और दूसरा आपका जो फेसबुक का नाम है वो लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप मैं फटाफट से हम लोग आज इसके ऊपर कोई 5-10 मिनट लगाएंगे और मैं फटाफट से आपके साथ ये शेयर करूंगा। तो अगर तो आपने क्या करना है, अगर आप इधर बैठे हुए हैं आपने क्या करना है, फटाफट से जाना है अपने लैब मैनेजर के पास। अगर आप अटेंडेंस सही लगा रहे हैं कुछ या इस इशू इसमें कोई इशू है तो अपने लैब मैनेजर से बात कर सकते हैं। ठीक है। और आई होप आपको पता होगा कि आपके लैब मैनेजर कौन है, रहीम खान के कौन है और डीजी खान के कौन है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि हमारी क्या कहते हैं हमारे स्टूडेंट लिस्ट के अंदर मैं चेक कर रहा था काफी सारे स्टूडेंट तोनसा के हैं। क्या तोनसा डीजी खान या रहीमा खान के पास है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि तोनसा शरीफ का तो शायद एक अलग ही सेंटर है, लेकिन मैं चेक कर रहा था कि हमारी लिस्ट के अंदर तोनसा टू डीजी खान चेक करते हैं कि तोनसा शरीफ जो है वो कहाँ पर है। तोनसा डीजी खान से तो काफी दूर है। और रहीम यार खान चेक कर लेते हैं। रहीम यार खान के उससे दूर है, रहीमिया खान से भी बहुत दूर है। तो हमारी लिस्ट के अंदर तोनसा शरीफ से इतने सारे स्टूडेंट कहाँ के हैं, कैसे हैं? आई मीन वो तोनसा शरीफ के सेंटर में क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों है? अच्छा, डीजी खान की तहसील के अंदर है। सही। अच्छा, इसलिए वो तोनसा में है। सही। 80 किलोमीटर है डीजी खान के साथ। अच्छा सही, इनके तोनसा शरीफ के जो स्टूडेंट्स हैं वो डीजी खान के उसमें आते हैं। वैसे मुझे जहाँ तक मुझे तो याद पड़ता है हीरोज गार्ड का तोनसा के अंदर भी सेंटर है शायद। ऐसा जब आपने अप्लाई किया उस वक्त क्या कहते हैं वहाँ पर ना बना हो, लेकिन तोनसा में भी एक उसका सेंटर है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है। एनीवे ये आप लोगों की लिस्ट है और आप लोगों ने फटाफट से चेक करना है कि इधर आपका नाम है कि नहीं है। वैसे तो इनमें से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सज्जाद हसन वाला नाम जो है ना मैंने काफ़ी दफ़ा देखा हुआ है, सज्जाद हुसैन वाला, ऐसा मुझे लगता है।
कि लेक्चर के दरमियान में कि मैंने सज्जाद हुसैन का नाम देखा है। एनीवेज ये आपकी लिस्ट है। ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको फटाफट से अगर कोई नाम मिस भी हो गया आपका तो आपको आइडिया हो कि आपने क्या करना है। ठीक है, ठीक है। ये अच्छा, जो लोग जिन लोग की अटेंडेंस इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, मैं उनके नाम ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि शायद वो लोग ये लेक्चर अटेंड करें, जैसे कि मामूर अरशद, ज़हीर अहमद, सज्जाद हुसैन, इकबाल सरवर, वक़ार असलम, क्या लिखा है, ज़ुएब ज़ाहिद, हसन सईद, खतीजा, मोहम्मद ज़ैन जवेद, अदील अनवर, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद अरसलान, अली अब्बास बुखारी, मोहम्मद हसन खालिद, नूरुल हक। ठीक है, नूरुल हक के बाद हम चलते हैं मुनीब, अब्दुल्ला, सलमान, नदीम, सलमान नहीं बाजा, मुबशिर रशीद, मोहम्मद अदनान असगर, मदिया, कौसर, कुर्तुलैन, समीर, अच्छा ये वाला नाम भी मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है लेक्चर के अंदर, समीर कुदसिया, हाफिज, वाजिद इकबाल, अल्ताफ अहमद, शाहिद हुसैन सुमरो, अरसलान अली, राबिया, मोहम्मद उस्मान तारिक, हसनैन अली, सरमद हुसैन। उसके बाद है फैसल लियाकत, मोहम्मद रशीद, अजीज़ुर-रहमान, मुआज़ रसूल और बाकी जो लोग हैं, इन लोगों ने क्योंकि एक लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो हम इनके नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं कि शायद वो उनके नाम यहाँ पे उनको नज़र आ जाए। ठीक है, बाकी लोग जिनकी 0-0 अटेंडेंस है खैर उनको भी दिखा देते हैं। मेरे ख्याल से ये वाले स्टूडेंट्स शायद रिमूव भी हो गए हैं, एनीवेज फिर भी दिखा देते हैं कि ये सूरत हाल है। ठीक है, हमारे जो टोटल स्टूडेंट हैं नॉन टेक के वो तकरीबन 370 हैं, जिसमें से 88 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। इसके स्क्रीनशॉट जो है मैं आपके साथ लेक्चर के बाद शेयर कर दूंगा। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है कि जहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो जिनके नाम है शायद वहाँ पे यहाँ पे नाम नहीं है, यहाँ पे उनका नाम ना हो। ठीक है, फिर भी मैं इसे स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों की तरफ से स्पेशली इन लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं आप लोगों के नाम हेड ऑफिस भेज दूंगा ताकि वो ग्रुप से इन लोगों को रिमूव कर दें और हमारे जो दूसरे मेंबर पेंडिंग लिस्ट के अंदर हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं 102 लोग जो पेंडिंग लिस्ट में हैं, हम उनको कंसीडर कर लें कि शायद उनको हम कल ग्रुप में उनकी जगह रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो स्पेशली इन लोगों के जो हालात हैं जिसमें आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा, सिर्फ अभी दिखाना था कि ये सूरत हाल चल रही है। ये दोनों सेंटर की, ये रहीम मियां खान की भी है, नहीं ये रहीम मियां खान की है सिर्फ, ओके मैंने भी नोट किया, ये सिर्फ और सिर्फ रहीम मियां खान की है, ये डीजी खान की नहीं है। ठीक है, डीजी खान की तो इससे खराब लिस्ट है। ठीक है, तो ये रहीम मियां सेंटर की है। ये सिर्फ उन लोगों की है जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं हुई भी है। ठीक है, ये उन लोगों की है जो डेली बेसिस के ऊपर अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको इसके ऊपर नाम नहीं नजर आ रहा है तो ये अच्छी बात है, अगर आपको इसके ऊपर नाम नजर आ रहा है तो आपके लिए परेशानी की बात है और आपको इसके लिए अपने लैब मैनेजर से रब्ता करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये रहीम मियां खान की लिस्ट है, मैंने ऊपर नोट कर ली है, KFUEIT रहीम मियां खान। ठीक है, ये इस जगह की लिस्ट है। अच्छा, अगेन से बता रहा हूँ अपनी अटेंडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और मैंने जैसे भी आपको पहले भी बताया था कि सर्टिफिकेट आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है फ्यूचर में, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर के अंदर जो है ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल होती जा रही है। पहले शायद आपको एसईओ से रिलेटेड कोई जॉब नज़र नहीं आती थी या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई जॉब नज़र नहीं आती थी या कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई जॉब नज़र नहीं आती थी, लेकिन अगर आप अब लोग न्यूज़पेपर या मुख्तलिफ चीज़ें या लिंक्डइन को ट्राई करें तो आपको पता चलेगा एसईओ से रिलेटेड जॉब भी आ रही हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। ठीक है, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड भी आ रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आ रही हैं। ठीक है, उसके लिए वो क्या चीज़ चेक करते हैं, उसके लिए वो चेक करते हैं कि इस बंदे के पास कोई सर्टिफिकेट है भी या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर तो पढ़ाई नहीं जाती हैं, तो इसलिए वो क्या चेक करते हैं, अगर आप जॉब के लिए जाएँ तो कहते हैं कि आपके पास इससे रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट है तो ई रोजगार का सर्टिफिकेट आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है इवन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी जॉब लगाने के लिए। ठीक है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें मेरे ख्याल से कोई और पाकिस्तान के अंदर या एटलीस्ट पंजाब के अंदर
ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको इससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ई रोजगार के अंदर खुद से भी हायरिंग होती रहती है, और शायद मैंने पहले ही बताया था कि ई रोजगार की टीम की ये प्रेफरेंस होती है कि वो किसी बाहर के बंदे को हायर करने से पहले किसको कंसीडर करें, वो अपने ट्रेनीज को कंसीडर करें जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली हुई है। और अभी रिसेंटली जब हमारी हायरिंग हुई थी, कोई 25-30 ट्रेनर हायर हुए थे, वो सारे के सारे कौन लोग थे, वो सारे के सारे जो थे हमारे स्टूडेंट्स ही थे। हम लोगों ने बाहर से किसी को कंसीडर नहीं किया था, बल्कि ये वाली अपॉर्चुनिटी पहले स्टूडेंट्स के लिए दी गई थी कि अगर आप ई रोजगार के ट्रेनिंग हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपने जो भी चीज़ सीखी है आपको उसमें कोई अबूल है, हासिल है, तो आप हमारे साथ हमें ई रोजगार के ट्रेनर एज अ ट्रेनर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली मैंने शायद आप लोगों को पहले ही बताया था, मैं रहीम यार खान का तो नहीं हूँ, यानी कि मैं रहीम यार खान सेंटर का नहीं हूँ, मैं मुल्तान का हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोगों के जो रहीम यार खान के जो शायद ग्राफिक के जो ओरिजिनल वहाँ के ट्रेनर हैं, वो भी शायद एज अ स्टूडेंट थे, उसके बाद वो ट्रेनर बने। ठीक है, तो इसलिए आपको इसका ऊपर काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है फ्यूचर के अंदर। और ये जब भी मुमकिन है जब आप अपनी अटेंडेंस टाइम पर लगा रहे होंगे और आपकी अटेंडेंस जो है वो प्रॉपर होगी। ठीक है, अच्छा जी, हम लोग आगे मूव कर। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, शायद आप में से किसी को पता हो कि बाहर की दुनिया के अंदर, बाहर की दुनिया से मुराद ये है, गूगल की बात कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं, या अगर आपको पता हो कि गल्फ के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेशनल कंपनीज वगैरह होती हैं, वो भी क्या कहती हैं, वो आपकी डिग्री, वो उन्होंने तो बल्कि आजकल स्पेशली फेसबुक वगैरह ने तो स्पेशली ये कह भी दी है कि हम लोग आपकी डिग्री नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग आपकी स्किल चेक करेंगे, और स्किल को प्रूव करने के लिए आपके ये सर्टिफिकेट जो है वो आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। ठीक है, बाहर के मुल्क में अगर आपने कहीं अप्लाई करना है, तो आपकी डिग्री से ज़्यादा ये सर्टिफिकेट आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर आप उनको प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास एक स्किल है। ठीक है, डिग्री तो हर बंदे ने ली हुई होगी, फॉर एग्जाम्पल जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब स्किल की बात आती है तो स्किल की हमारे पास काफ़ी कम रेशियो है। ठीक है, तो आपकी वहाँ पर भी हेल्प कर सकता है। तो आपने यहाँ पे डेली के अटेंडेंस लगाते रहना है, और हम लोग आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर भी करते रहते हैं कि आपके अटेंडेंस की क्या सूरत हाल है। अगर कोई उसमें इशू हो तो आप अपने लैब मैनेजर से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अदील मलिक जो है वो, रहीम खान के, डीजी खान की मेरे पास अभी तक लिस्ट नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोगों ने पहले कीवर्ड स्टफिंग के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली थी कि आप कितनी दफ़ा, अगर आप ज़्यादा क्या कहते हैं, कीवर्ड बार बार अपने कंटेंट के अंदर यूज करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कीवर्ड स्टफिंग। और कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, कीवर्ड डेंसिटी होता है कि आपने मैक्सिमम कितनी दफा एक कीवर्ड को अपने आर्टिकल के अंदर यूज करना है। ठीक है, और कोई मुझे बताएगा कीवर्ड डेंसिटी कितनी बताई थी मैंने? 1 से 3% होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका आर्टिकल 1000 वर्ड का है तो आप मैक्सिमम 30 दफा कीवर्ड को यूज कर सकते हो अपने आर्टिकल में। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? Using your keyword again and again to get your website ranked on search engine। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है कि आप बार बार अपने कीवर्ड्स को यूज कर रहे हो, तो टाइटल के अंदर बार बार, डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, इमेज के अंदर यूज कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर किस लिए यूज कर रहे हो, तो ताकि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग हो। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स यू have used keyword in your content। ठीक है, और ज़्यादा अच्छी परसेंटेज क्या है? 1 से 3% तक जो है वो अच्छी परसेंटेज है। ठीक है, बल्कि मैं तो कहूँगा 1 से 2% मेरे ख्याल से तो ठीक है, वरना 1 से 3% भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई असर नहीं, यहाँ पे हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ 1 से 2% भी हो सकती है, 1 से 3% भी होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कोई साइंटिफिक फार्मूला तो है नहीं। ठीक है, कुछ लोगों ने 1 से 3% कीवर्ड ट्राई किया, उन्हें लगा ये ज़्यादा अच्छी रेशियो है। कुछ लोगों ने 1 से 2% तक ट्राई किया, तो उन्हें कहा नहीं, 1 से 2% रेशियो है वो ज़्यादा अच्छी है। तो लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों ने ये फार्मूले बताए हैं। अगर हो सकता है कल को आप जब क्या कहते हैं अपने आर्टिकल लिखें, तो हो सकता है आप कहें कि नहीं 1 से 2 नहीं, सिर्फ 1% ही अच्छी है। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस आपको क्या बता रहा है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कोई साइंटिफिक फार्मूलाज नहीं है, हर बंदे को अलग इसके ऊपर एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, और गूगल ने भी क्या कहते हैं, किसी भी सर्च इंजन ने ये कोई फार्मूला नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपके आर्टिकल के अंदर 1 से 3% अच्छी होगी, 1 से 3% तक कीवर्ड डेंसिटी होगी तो हम आपको रैंक कर देंगे, या अगर आपके आर्टिकल के अंदर 1% डेंसिटी होगी तो हम आपको रैंक कर देंगे। गूगल ने
इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया कि अच्छी डेंसिटी क्या है। ठीक है, जितने भी हम लोग यहाँ पे फार्मूलाज पढ़ रहे हैं ये टोटली लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर है। कल का लेक्चर में जी क्या लिख रहे हैं, बिल्कुल 2.5 भी हो सकती है, मैं आपको बताता रहा हूँ, ये टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, तो आप इसको ट्राई करें। हो सकता है अभी कल मैंने आपको 2.5 बताया, 2.5 बताए थे, जब आप ट्राई करने पाए तो आपको हो सकता है कि 1% आपको अच्छा लगे। ठीक है, आपको लगे कि नहीं मैं मेरी वेबसाइट 1% के ऊपर ज्यादा बेहतर रैंक करेगी। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है, तो ये वेरी भी कर सकता है, कोई बंदा कहे कि तो हर बंदे का अपना अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, इसको हम बंद करते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई थी, मैंने सोचा आपको इन दोनों का डिफरेंस बता दूं, क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। क्लाइंट को ये वाला वर्ड यूज़ कर सकता है तो आपको पता हो कि वो क्या कह रहे हैं, क्लाइंट जब ये वाला वर्ड यूज़ करे तो आपको पता हो कि डेंसिटी का क्या मतलब है और स्टफिंग का क्या मतलब है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं ना, अगर आप लोगों ने कहीं ऑनलाइन जॉब देख ली है एसईओ से रिलेटेड, तो आमतौर पे ये वाला क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं, कीवर्ड स्टफिंग और कीवर्ड डेंसिटी क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप इसको भी ट्राई इस अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए भी ये चीज़ आपके लिए जरूरी है। अच्छा जी, हम लोग ये पढ़ रहे थे, आज हम लोग जो है हम लोगों ने कल कंटेंट के ऊपर बात कर ली थी, आज हम लोग वेबसाइट के जो एलिमेंट्स हैं थोड़ा सी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वेबसाइट के एलिमेंट से क्या मुराद है, वेबसाइट के एलिमेंट से मुराद है वेबसाइट का डिजाइन। ठीक है, ये चीजें भी तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं ना। अभी हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या चीज पढ़ी थी, वो तमाम एसईओ की एक्टिविटीज जो कि हमारी वेबसाइट से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोगों ने देखा हमारा कंटेंट हमारी वेबसाइट से रिलेटेड है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मेटा टैग्स के बारे में हमने पढ़ा, हम लोग पढ़ रहे हैं वेबसाइट के डिजाइन के बारे में। वेबसाइट का डिजाइन भी तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, हम डिसाइड कर सकते हैं किसकी कलर स्कीम कैसी होगी, मेन्यू कैसे होगा, इसका फूटर कैसे होगा, इसका हेडर कैसे होगा, कितनी पोस्ट हमने एक पेज के ऊपर दिखानी है, हमारी वेबसाइट कितनी स्पीड से लोड हो रही है, क्या हमारी वेबसाइट मोबाइल के यूजर के लिए भी अच्छी है या नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वेबसाइट डिजाइन आ रहा होता है, और जब हम लोग वेबसाइट की डिजाइन की बात करते हैं साइट स्पीड आती है इसके अंदर, दूसरी हमारे पास आते हैं मोबाइल फ्रेंडली, कि क्या आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, और क्या चीज आ सकती है, और चीज आ सकती है क्या ये यूजर फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं इन चीजों को वन बाय वन एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, कि इन चीजों का क्या मकसद है और ये क्या चीज है, और क्या चीज हो सकती है, बस ये तीन चार चीजें। ठीक है, ये कुछ चीजें हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। साइड स्पीड को जरा हम लोग नीचे नीचे फेंक देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या चीजें हम लोगों ने नोट करनी है कि आपकी वेबसाइट को ओवरऑल डिजाइन किया है। ठीक है, जब गूगल किसी भी वेबसाइट को रैंक करती है ना सर्च इंजन के ऊपर, तो वो ये चीज चेक करती है कि वेबसाइट का जो डिजाइन है कि क्या ये यूजर फ्रेंडली है भी या नहीं है। यूजर फ्रेंडली से क्या मुराद है, यूजर फ्रेंडली से मुराद ये है, यूजर फ्रेंडली से मुराद ये है कि क्या अगर एक बंदे ने इस वेबसाइट को मोबाइल के ऊपर विजिट किया, मोबाइल से विजिट किया है, तो क्या ये वेबसाइट मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से मैनेज हो गई या नहीं होगी। आप लोगों ने काफी दफा नोट किया होगा कुछ वेबसाइट्स, फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं प्रो पाकिस्तानी देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट किया होगा जब मैं प्रो पाकिस्तानी को अ, अपने कंप्यूटर के ऊपर ओपन करता हूँ तो ये परफेक्टली ओपन होती है। परफेक्टली ओपन से मुराद ये है कि इसका डिजाइन जो है मेरी मॉनिटर की स्क्रीन के हिसाब से, लेकिन आप लोग नोट करें जैसे ही मैं इसको स्क्रीन को छोटा करूंगा तो वेबसाइट का जो डिजाइन है वो उसके हिसाब से मैनेज हो गया। क्या क्या आ गया, बल्कि आप लोग अगर आप कोई इस वक्त मोबाइल के ऊपर हैं तो वो चेक करें कि मैंने इस वक्त इस कंप्यूटर के ऊपर ये वेबसाइट इस तरह से नजर आ रही है, लेकिन जब हम लोग मोबाइल के ऊपर इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इसका डिजाइन जो है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से मैनेज हो जाता है। इसी तरह अगर आप किसी वेबसाइट को आईपैड के ऊपर या टैबलेट वगैरह के ऊपर ओपन करें तो आपकी जो वेबसाइट का डिजाइन है वो क्या हो जाता है, उसके हिसाब से मैनेज हो जाता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, ऐसे डिजाइन को जो कि डिवाइस की स्क्रीन के साथ क्या कहते हैं मैनेज हो जाए या उसके हिसाब से चले, उस ऐसे डिजाइन को हम क्या कहते हैं, ऐसे डिजाइन को कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन से क्या मुराद है,
ऐसा डिज़ाइन जो कि वेबसाइट की स्क्रीन के हिसाब से ठीक हो जाए। और आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि आप जब मैं यहाँ पे ब्लॉगर के ऊपर दिखा भी देता हूँ, ब्लॉगर के ऊपर लॉग इन करते हुए, यू आर इन बिकॉज माई जॉब आई कैन वॉच योर वीडियो बट लेटर, अच्छा ठीक, बिल्कुल फाइवर के ऊपर भी ऐसा है। फाइवर को अगर आप क्या कहते हैं अपने कंप्यूटर से देखते हैं तो वो डिफरेंट नजर आती है, लेकिन जब आपने मोबाइल पर देखते हैं तो वो डिफरेंट नजर आती है। तो ऐसे डिजाइन को हम क्या कहते हैं? ऐसे डिजाइन को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ये बात समझ आ गई है? तो गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट का डिजाइन जो है वो रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक वेबसाइट तलहा की बनी हुई है और एक वेबसाइट असजद की बनी हुई है, और असजद की वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो गूगल जो है वो असजद की वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या चीज़ है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और मुझे भी बताएगा कि ऐसा क्यों है, आखिर गूगल इसके ऊपर इतना ज़्यादा क्यों फोकस। अब ये देखें, ये वाली वेबसाइट देखें, ब्लॉगर को मैंने वेबसाइट को जिस तरह से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ साइज, डिज़ाइन भी उसी की तरह से क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो ये वाली वेबसाइट क्या चीज़ है? ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको मोबाइल के ऊपर करोगे तो उसके हिसाब से ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि ऐसा क्यों गूगल कह रही है, गूगल ऐसा क्यों कहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए? आखिर ये क्यों जरूरी है? किसी के पास अगर इसका जवाब हो, जरूरी नहीं है कि आपका जवाब सही हो, आप गलत जवाब भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, इसकी वजह ये है कि जो यूजर्स हैं वो सिर्फ कंप्यूटर से जो है ना वो वेबसाइट्स को विजिट नहीं कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? वो मोबाइल से भी कर रहे होते हैं, वो लैपटॉप से भी कर रहे होते हैं, वो आईपैड से भी कर रहे होते हैं, अब तो बल्कि लोग टीवी की स्क्रीन से भी कर रहे होते हैं। एक्सबॉक्स अगर आदमी से कोई खोलता है तो वो वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्ले स्टेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की काफी सारी चीजें हैं, इनके ऊपर जो है वेबसाइट देख सकते हो। गूगल कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ कंप्यूटर के यूजर के लिए बनी हुई है तो हम आपसे माजरत कहाँ है, हम आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई है? गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट जो है, आपकी वेबसाइट का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो कि किसी भी डिवाइस के ऊपर इजीली जो है वो वर्क करे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, ये बता दूं आपके पास जहाँ पे ब्लॉगर के अंदर जितने भी डिजाइन आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिव ही हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को जो मैंने वेबसाइट बताई थी बी टेम्पलेट्स के नाम से, उधर भी जितने डिजाइन आ रहे हैं वो भी सारे के सारे रिस्पॉन्सिव ही हैं। अच्छा, अगर आपने चेक करना है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल के ऊपर कैसे नजर आती है, तो ये मैं आपके सामने प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ आपको। सॉरी, हम लोग गलत आ गए। यहाँ पे मैं आपको एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट की थीम में जाएंगे। यहाँ पे भी HTML नहीं लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा लोड होने देते हैं फिर आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। थीम में जाएंगे, यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट HTML के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको प्रीव्यू, यहाँ पे प्रीव्यू है, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं चेक करने के लिए कि आपकी वेबसाइट कंप्यूटर के ऊपर कैसी नजर आती है, ठीक है। आपकी वेबसाइट टैबलेट के ऊपर कैसी नजर आती है, आपकी वेबसाइट मोबाइल के ऊपर कैसे नजर आती है, ठीक है। बात समझ आ गई है? और अगर कोई बंदा मोबाइल के ऊपर अपनी स्क्रीन को रोटेट करेगा तो उस पर आपकी वेबसाइट किस तरह से नजर आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी वेबसाइट का डिजाइन रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको कि आपने अगर सारा कुछ सही किया, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट भी अच्छा है, ओरिजिनल है, यूजर फ्रेंडली है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट का डिजाइन रिस्पॉन्सिव नहीं है तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। तीसरी क्या, दूसरी क्या चीज़ है, मोबाइल फर्स्ट। मोबाइल फर्स्ट से मुराद ये है कि गूगल कहता है कि आपने जो वेबसाइट बनाई हुई है ये आपके मोबाइल के यूजर के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है, वो उसको इजीली असेस कर सके, ठीक है। यानी कि उसकी स्पीड वगैरह जो है वो फास्ट हो। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 75 से 80% जो लोग हैं वो लोग इंटरनेट को किसके थ्रू सर्च कर रहे हैं, वो लोग जो है मोबाइल के जरिए इंटरनेट को देखते हैं। इवन आप लोग यहाँ पे एग्जांपल लगा लें,
आप लोगों में से यहाँ से 65 लोग जो हैं वो क्या है, ऑनलाइन है। तो जरा मुझे फटाफट से बताएं आप में से मोबाइल से कितने लोग ऑनलाइन है। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं, मोबाइल फ्रेंडली के लिए एक और वर्ड यूज होता है। गूगल ने कहा है 2020 के अंदर ऑल वेबसाइट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। ठीक है, ये गूगल की वार्निंग आई थी 2019 में। उन्होंने कहा था कि दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, हम उन तमाम वेबसाइट को अपने सर्च इंजन से रिमूव कर देंगे जो कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है कि अगर आप 2020 के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर, उनका मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ आ रही है। और ये मैंने परसेंटेज तो खैर कोई 3-4 साल पुरानी लिखी है, जब मैंने कोई एक आर्टिकल लिखा था तो मेरे ध्यान में आ गया। मेरे ख्याल से तो जो इसकी परसेंटेज है ना, शायद 90% से भी ज्यादा है। ठीक है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें, देखें अभी तक किस एक भी बंदा ऐसा नहीं आया जिसने कहा हो कि मैं लैपटॉप या कंप्यूटर से यूज कर रहा हूँ। सब लोगों ने लिखे हैं मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ठीक है, इवन आप लोग भी यहाँ जितने बैठे हुए हैं, आप सब लोग भी मोबाइल से ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट का मोबाइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आमतौर पे जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है वो मोबाइल के लिए बेहतर होता है। ठीक है, बात समझ आ गई है। उसके बाद कहते हैं ओवरऑल वेबसाइट डिज़ाइन। ओवरऑल वेबसाइट डिज़ाइन से क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन करते हैं, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, ओवरऑल वेबसाइट डिज़ाइन से मुराद ये है कि इसके अंदर क्या चीज़ आती है, कलर, नेविगेशन, नेविगेशन के स्पेलिंग आई होप सो, या इसके जो भी स्पेलिंग है। ठीक है, या इसको कह लेते हैं मेन्यू, कह लेते हैं इसको मेन्यू। ठीक है, फॉन्ट। ठीक है, अगली क्या चीज़ है? अगली चीज़ ये है कि गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो इजी टू रीड हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टेक्स्ट है मुझसे रीड नहीं हो रहा है, तो ये अच्छा रिजल्ट, अच्छी चीज़ नहीं, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है एसईओ की। ठीक है, गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपरली मेन्यू डाला हो। ठीक है, कलर स्कीम जो है वो प्रॉपरली हो, ऐसी ना हो कि बंदा जब आपकी वेबसाइट के ऊपर जाए उसकी आंखों में दर्द होने लग जाए। ठीक है, भड़कीले किस्म के कलर्स ना हो। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, कलर स्कीम जो है वो आपकी ऐसे कलर्स हों कि किसी बंदे की आंखों में दर्द ना होने लग जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि तेज रेड कलर हो या तेज ब्लू कलर हो। ठीक है, इस तरह के कलर्स नहीं होने चाहिए। यानी कि जैसे, बल्कि आप में से कुछ लोग थे, उन्होंने फाइवर के गिग के इमेज इतने खराब कलर के बनाए हुए थे कि उनको देख के आंखों में दर्द होने लग जाता था। ठीक है, तो गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट का जो डिजाइन है उसका कलर स्कीम जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बंदे के सर में दर्द होने लग जाए। ठीक है, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट जो प्रॉपर होना चाहिए। मेन्यू बार से क्या मुराद है? यहाँ पे आपको टॉप के ऊपर नजर आ रहा है। किसने स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज पढ़नी है वो इसके ऊपर क्लिक कर लेगा, किसने बिजनेस से रिलेटेड पढ़नी है वो इसके ऊपर क्लिक कर लेगा। ठीक है, किसने फॉर एग्जाम्पल एंटरटेन लाइफ से रिलेटेड चीज पढ़नी है वो उसको लगेगा। ठीक है, गूगल कहता है कि प्रॉपरली मेन्यू बना हुआ हो ताकि जब यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए तो इजिली आपकी वेबसाइट के दूसरे हिस्सों के ऊपर भी क्या कर सके, इजीली मूव कर सके। अब आप सब लोग कहेंगे कि हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप में से किसी ने लेआउट के ऊपर जाकर इन चीज़ों को थोड़ा सा क्या किया हो, थोड़ी सी पंगेबाजी की हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे मेन्यू की ऑप्शन मौजूद होती है और आप अपनी वेबसाइट के लिए भी मेन्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों ने अपने ब्लॉगर के अंदर कैटेगरीज क्रिएट करनी है, कैटेगरीज से क्या मुराद है? कैटेगरीज से मुराद ये है कि अगर आपने एक ब्लॉग बनाया है मोबाइल क्राइसिस के ऊपर और आप क्या करना चाह रहे हैं, कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं, एक कैटेगरी के अंदर आप नोकिया को यूज करेंगे। ठीक है, एक के अंदर आप एप्पल को यूज करेंगे, एक के अंदर आप सैमसंग को यूज करना चाहते हैं, एक के अंदर आप ओप्पो के मोबाइल को डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर भी इस तरह से प्रॉपरली मेन्यू और कैटेगरीज हो, तो आपने क्या करना है, जब आप ब्लॉगर के ऊपर एक पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, कहाँ पर है ये, जब आप ब्लॉगर के ऊपर पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपने यहाँ पर राइट साइड के ऊपर एक ऑप्शन देखी होगी लेबल्स के नाम पे। खुल जाए सिमसे। ओए इंटरनेट को क्या हो गया है? खुल गया। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर एक ऑप्शन देखी होगी लेबल्स के नाम से। ठीक है, जब आप लेबल किसी भी पोस्ट को लेबल दे देते हैं तो वो वाली जो आपकी पोस्ट है वो स्पेसिफिक कैटेगरी में चली जाती है। ये बात समझ आ गई है?
अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे भी इस तरह से हर जो पोस्ट है वो एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर जाए ताकि यूजर इजीली उससे रिलेटेड कंटेंट को रीड कर सकें, तो आपने क्या करना है, लेबल को एज अपना कैटेगरी कंसीडर करना है। इसके अंदर आप जो भी लेबल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स लिख देता हूँ, तो मेरी जो ये पोस्ट है वो कहाँ पर चली जाएगी, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में चली जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई सब लोगों को कि आप लोग ब्लॉगर के ऊपर किस तरह से कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने जिस चीज से रिलेटेड ब्लॉग बनाया हुआ है, जब अगर आपने फॉर एग्जांपल जॉब से रिलेटेड बनाया हुआ है ब्लॉग, तो आप क्या कहते हैं, आप चाहेंगे कि उसके अंदर कैटेगरीज क्रिएट हो, फॉर एग्जांपल जॉब्स इन लाहौर, जॉब्स इन मुल्तान, ठीक है, जॉब्स इन, ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जॉब इन डीजी खान और फ्ला, ठीक है, इस तरह से आप उसके अंदर कैटेगरीज को क्रिएट कर सकते हैं। वही वाली ऑप्शन हमारे पास यहाँ लेबल्स के अंदर है। ठीक है, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। तीसरी क्या चीज़ है, तीसरी चीज़ है फॉन्ट। फॉन्ट से मुराद ये है कि गूगल कहता है कि आपका जो यहाँ पे आर्टिकल है ना वो इजीली रीड किया जाए। जैसे कि आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है, ठीक है, गूगल कहता है कि इजीली रीड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट का कलर जो है वो ब्लैक है और आपने उसके ऊपर जो आर्टिकल लिखा है वो भी क्या कर दिया है, ब्लैक कलर के फॉन्ट के अंदर लिख दिया है। ठीक है, बात समझ आ गई है? समझ आ गई है बात कि आपका क्या कहते हैं, ब्लॉग का बैकग्राउंड क्या है, वो ब्लैक कलर का है या ब्लू कलर का, और आपने फॉन्ट भी उसी कलर का यूज कर लिया। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। आपका जो फॉन्ट है वेबसाइट के डिजाइन का वो इजी टू रीड हो। ठीक है, जब बंदा जब आपकी वेबसाइट के ऊपर डिजाइन करे तो वो क्या करे, वो इसको इजीली रीड कर सके। सर 4 लेवल लगा, अलग अलग कैटेगरीज के लाइक आप आपकी जो एक पोस्ट है वो सिर्फ एक ही लेबल के अंदर जाएगी। ठीक है, एक पोस्ट एक लेबल के अंदर जाएगी। एक पोस्ट तक एक, बिल्कुल एक पोस्ट जो है वो एक लेबल के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जॉब मुल्तान की कैटेगरी के अंदर पोस्ट किया तो मैं उसको लाहौर के लेबल के अंदर तो नहीं डालूंगा ना, मैं सिर्फ उसको मुल्तान के अंदर ही डालूंगा। या अगर मैंने नोकिया के मोबाइल के ऊपर कुछ लिखा है तो मैं इसको नोकिया के मोबाइल के ऊपर ही डालूंगा, उसको सैमसंग के मोबाइल में डालूंगा। ठीक है, और अगर आप मुझसे यहाँ पे सजेस्टेड कलर मांगे तो फर्स्ट आपको मैं फ्रैंकली ये कहूंगा कि आप लाइट कलर की तरफ जाएं। लाइट कलर से क्या मुराद है, वाइट। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि दुनिया के अंदर जितनी भी ज्यादातर वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल प्रो पाकिस्तानी की एग्जांपल ले लें, आपको यहाँ पे जो कलर नजर आ रहा है इनका बैकग्राउंड वो क्या नजर आ रहा है, व्हाइट नजर आ रहा है। व्हाइट क्यों चूज करते हैं हम लोग, व्हाइट इसलिए चूज करते हैं क्योंकि व्हाइट के ऊपर हर किस्म का कलर इजी टू रीड होता है। ठीक है, आप लोगों ने फाइबर का डिजाइन भी देखा होगा कि वहां पर भी व्हाइट कलर जो है वो ज्यादा सूट करता है। ठीक है, अगर आप खुद सपोज करें कि अगर यहाँ पे व्हाइट की जगह ब्लैक कलर होता तो क्या आप इसको रीड कर पाते? डेफिनेटली आप इसको रीड नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने नोट किया होगा कि ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर ज्यादातर कलर होते हैं वो ग्रीन होता है। कोई बताएगा ग्रीन क्यों होता है? जैसे कि प्रो पाकिस्तानी का भी ग्रीन है, चले तो इसके ऊपर तो हम ये कह लेते हैं कि ग्रीन इसलिए कि इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन अगर आप लोग फाइबर को देखें, फाइबर के कलर स्कीम को भी देखें तो आप लोग नोट करेंगे फाइबर भी जो है वो ग्रीन कलर के। कोई बताएगा ग्रीन कलर ज्यादातर वेबसाइट्स क्यों यूज करते हैं? किसी को कुछ पता हो? लेबल एक से ज्यादा यूज हो सकते हैं लेकिन आप कोशिश करें एक पोस्ट को एक ही लेबल में डालें। ठीक है, फाइबर की भी जो हमारे पास कलर स्कीम है वो भी ग्रीन ही है। किसी को आइडिया है? इजी आइज के लिए बेस्ट होता है, और कोई जवाब देना चाहे अगर? सर लिंक कैसे ऐड करेंगे? अमारा अंसारी, मैंने परसों वाले लेक्चर के अंदर बताया था लिंक कैसे ऐड करेंगे। मेरे ख्याल से उस लेक्चर का जो सबसे आखिरी हिस्सा था उसके अंदर बताया था, तो आप उसको जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम लोग ग्रीन कलर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा काल्म गर्म होता है, यानी कि आपकी आंखों को सुकून देता है। ठीक है, और अगर आप में से यहाँ पे कोई बंदा है, आप में से कभी किसने कलर्स थ्योरी पढ़ी है? कलर्स थ्योरी, कलर्स थ्योरी क्या कहती है? कलर्स थ्योरी कहती है कि ग्रीन कलर जो है वो बहुत ज्यादा काल्म होता है। ठीक है, रेड कलर जो होता है वो जरा हॉट कलर होता है, यानी कि, और ब्लू कलर होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात कर लें, ब्लू कलर की बात कर लें तो ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। आप में से अगर कभी किसी ने कलर थ्योरी पढ़ी हो, अगर मुझे यहाँ पे कुछ नजर भी आ जाते तो फटाफट से दिखा भी देता हूँ।
कलर थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो आपको लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कभी टाइम मिले आपको तो कलर थ्योरी को ज़रूर पढ़ेंगे। अच्छा, कलर थ्योरी के अंदर एक चीज़ आपको बता दूं, कलर सिलेक्शन करने की, कलर सिलेक्शन करने की ना आपको एक टेक्निक बता देता हूँ कलर थ्योरी के मुताबिक। और ये चीज़ आपकी कहाँ पे यूज़ हो सकती है? ये आपकी यूज़ हो सकती है जब आप लोग फाइवर के लिए इमेज क्रिएट कर रहे हैं ना, ये चीज़ आपकी जब यूज़ हो सकती है। कलर थ्योरी क्या कहती है? कलर थ्योरी कहती है कि दुनिया के अंदर ये कलर्स हैं, ठीक है? कलर थ्योरी कह रही है अगर आप रेड कलर की कोई चीज़ बना रहे हो तो इसके साथ जो दूसरा क्या कहते हैं, कंट्रास्ट कहते हैं, इसके साथ जो अच्छा कंट्रास्ट होगा ना वो इसका ऑपोजिट कलर होगा। ये बात समझ आ रही है? कलर थ्योरी क्या कहती है, अगर आप इस स्कीम के अंदर से फॉर एग्जांपल ब्लू कलर को चूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इमेज बना रहे हो ब्लू कलर का अपने फाइवर के लिए, तो उसके उसके साथ आप किस चीज को कंट्रास्ट कर सकते हो? इसके साथ आप इस वाले कलर को कंट्रास्ट करते हो, यानी कि ऑपोजिट जो कलर होता है वो उसका बेहतरीन कंट्रास्ट होता है और ये आंखों के लिए भी प्लीजिंग होता है, ठीक है? इस तरह रेड के साथ आप ग्रीन को चूज कर सकते हो, ये जो पर्पल के साथ आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? जो कलर थ्योरी, इसी तरह कलर थ्योरी कहती है अगर आपने 3 कलर लेने हैं तो आप एक येलो, सॉरी, यानी कि अगर आप इसके अंदर ट्राई एंगल बना लो तो जोन जोन से कलर 3 सिलेक्ट होते हैं तो आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कलर थ्योरी को जरूर रीड करें, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है। स्पेशली अगर आपको कंट्रास्ट करने में डिफिकल्टी हो रही है अपने कपड़े शपड़े, ठीक है? बॉयज ने क्या कहते हैं शर्ट ले ली, उन्हें समझ नहीं आ रही पैंट किस कलर की होनी चाहिए जो उसके साथ अच्छी लगेगी, तो कलर थ्योरी जो है वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प इसके अंदर कर सकती है। यानी कि अगर आपने टी शर्ट है, सॉरी, शर्ट ले ली और आपको समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर ज्यादा अच्छी टाई कौन से कलर की लगेगी, तो उसके अंदर भी आपकी जो है कलर थ्योरी जो है वो हेल्प कर सकती है, ठीक है? अच्छा जी, हम लोग आते हैं मजीद थोड़ी सी टेक्निकल जो हमारे पास चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। खुल जाता है ये जरा एक सेकंड के लिए लोड हो जाए हमारे पास। इसको कर लेते हैं। और ये जो हमारे जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं या फैशन डिजाइनर होते हैं, ये जो टेक्सटाइल के डिजाइनर्स होते हैं ना, ये जितने भी कपड़े बनाते हैं ना, इनके कपड़े इतने परफेक्ट क्यों होते हैं? इनके लोगो डिजाइन, इनकी डिजाइनिंग इतनी परफेक्ट क्यों होती है? क्योंकि ये कलर्स थ्योरी को फॉलो कर रहे होते हैं। या अगर आप में से किसी ने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की हो तो शायद वो ज़्यादा बेहतर बता सके कि उधर जो है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से यूज होती हैं, ठीक है? अच्छा, हम लोग बात कर लेते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ठीक है? टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है? साइड स्पीड। अच्छा जी, साइड स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बल्कि एक वक्त आया था आज से 1-2 साल पहले जब साइड स्पीड को गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया था एज अ रैंकिंग सिग्नल, तो गूगल ने क्या कहा था, आपकी जिस वेबसाइट स्पीड से ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? स्पीड से ओपन होने से क्या मुराद है? स्पीड से ओपन से मुराद ये है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 2 वेबसाइट हैं, एक वेबसाइट ये है, दूसरी वेबसाइट ये है, ठीक है? और इनके ज़रा कलर बेहतर कर लेते हैं। एक वेबसाइट आपके पास ये है वेबसाइट, ठीक है? और दूसरी वेबसाइट जो हमारे पास ये है, ठीक है? इस वेबसाइट का लोडिंग टाइम हम लोग यहाँ पे लोडिंग टाइम, लोडिंग टाइम फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट का है 10 सेकेंड और दूसरी वेबसाइट का है 12 सेकेंड, ठीक है? दोनों वेबसाइट क्या है, गूगल सर्च इंजन के ऊपर इंडेक्स भी हुई है और रैंक भी हुई है। तो गूगल कहता है कि इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर वेबसाइट कौन सी है? वो ये वाली वेबसाइट है जो कि ज़्यादा फास्ट क्या हो रही है, लोड हो रही है, ठीक है? बल्कि आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि फॉर एग्जांपल आप गूगल के ऊपर आपने कोई चीज़ सर्च की, आप लोग भी क्या करते हैं, अगर आप एक वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं और वो लोड नहीं हो रही होती तो आप क्या करते हैं, गुस्से में आकर उस वेबसाइट को बंद कर देते हैं। क्या ख्याल है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या आप लोगों ने कभी नोट किया है कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एक वेब गूगल के ऊपर कुछ सर्च किया है, या चलें गूगल को छोड़ें, आप लोगों ने चीज़ नोट की होगी कि
आप लोग YouTube के ऊपर वीडियो देखने जा रहे हैं, एक YouTube की वीडियो जो वो लोड नहीं हो रही होती, तो आप क्या करते हैं, उसको बंद करके दूसरी वीडियो की तरफ मूव कर जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड जितनी फास्ट होगी उतना ही बेहतर होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम लोग किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट की स्पीड कितनी है और हम उसको इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल का ऑफिशियल टूल है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पेज इनसाइट। पेज इनसाइट, एक सेकेंड, आई थिंक ये है यार, गूगल पेज स्पीड टूल भी कह सकते हैं हम लोग इसको। बिल्कुल, पेज स्पीड इनसाइट है, पेज स्पीड इनसाइट। ठीक है, हमारे पास क्या टूल है, टूल का नाम क्या है, पेज स्पीड इनसाइट। आप क्या करेंगे, ये आपके पास एक वेबसाइट ओपन हुई है। ठीक है, अगर आप अपने ब्लॉग को चेक करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्लॉग है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट की स्पीड गूगल को कैसी नजर आ रही है, मैं वेबसाइट का लिंक इसके अंदर ऐड करूंगा और फिर क्या करूंगा, इसकी स्पीड चेक करने लग जाऊंगा। ठीक है, गूगल क्या करेगा, गूगल चेक करके बताएगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है या नहीं है। ठीक है, वेबसाइट की स्पीड जरूरी नहीं है कि इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करें, ये वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। कि अगर आपका इंटरनेट बहुत ज़बरदस्त है और वेबसाइट फिर भी लोड नहीं हो रही, तो इसका क्या मतलब है, आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे वो क्या है कि बता रहा है कि अगर इस वेबसाइट को कोई बंदा मोबाइल से विजिट करेगा तो गूगल ने उसको इतने नंबर रैंक किया है, और कोई बंदा अगर लैपटॉप से यूज करेगा इनकी वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट को, तो उसकी क्या है, उसका इतने पॉइंट्स दिए हैं गूगल ने। ठीक है, यानी कि अच्छा, यहाँ पे आपको सबको नजर आ रहा होगा कि ऐसी वेबसाइट जिसकी स्पीड 0 से 49 है, गूगल इसको रैंक नहीं करेगी, यानी कि ये बहुत बुरी स्पीड है। गूगल की कोशिश होगी कि आपकी ऐसी वेबसाइट जिसकी स्पीड का, जिसका स्कोर जो है वो 49 या 49 से कम है, उसको वो इंक्लूड ना करे। ठीक है, 50 से 80% की जो वेबसाइट है गूगल इनको इंडेक्स तो कर लेगी, लेकिन इसको अच्छी पोजीशन नहीं देगी। ठीक है, लेकिन ऐसी वेबसाइट जिसकी स्पीड 90 से 100% है, ये जबरदस्त किस्म की स्पीड है, गूगल कोशिश करेगी कि ऐसी वेबसाइट को वो टॉप के ऊपर रैंक करे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे बात होती है कि अब फॉर एग्जांपल मेरी स्पीड का जो टाइम है वो 97% है। ठीक है, तो मैं इसको मजीद किस तरह से इम्प्रूव करूँ, वैसे तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इन केस अगर आप इसको भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर गूगल क्या कह रहा है, गूगल आपको चीज़ें बता रहा है। फॉर एग्जांपल गूगल कह रहा है कि आपने जो फ़ॉन्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ किया है वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, इसी तरह गूगल हमें क्या जी मुख्तलिफ चीज़ें हमें गूगल बता रहा है, अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करें तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। अब गूगल कह रहा है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा इमेजेस डाले हुए हैं, इनको अगर आप रिमूव करेंगे या इनका साइज छोटा करेंगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड 100% हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये आपकी वेबसाइट है और आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि अभी हम जो जो पेज स्पीड पढ़ रहे हैं ना, वेबसाइट की स्पीड, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब हम लोग प्रॉपरली वर्डप्रेस के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको पेज स्पीड प्रॉपरली किस तरह से बेहतर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की, वहाँ पे आपको बताऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं क्योंकि आपका इससे रिलेटेड गिग लग सकता है। ये बात समझ आ गई है सब लोगों को। हम लोग जब इसको वर्डप्रेस के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, उनकी मदद से हम लोग अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आपको एक क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि पेज स्पीड क्या चीज़ होती है और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, वैसे अगर हम लोग बात करें जनरली तो पेज स्पीड इंक्रीज करने का सबसे ज़्यादा, हाउ टू इंक्रीज पेज स्पीड, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, रिड्यूस इमेज साइज, यानी कि अगर आपका जो इमेज लगाया हुआ है आपने उसका साइज फॉर एग्जांपल 1000 बाय 1000 है, आप उसको क्या कर लें 800 बाय 800 कर लें। ठीक है, दूसरा क्या है रिड्यूस नंबर ऑफ इमेजेस, दूसरा यह है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर नंबर ऑफ इमेजेस को कम कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 मेहंदी डिज़ाइन लगाए हैं एक पेज के ऊपर तो आप क्या करें 25-25 मेहंदी डिज़ाइन के 4 पेजेस बना लें। ये बात समझ आ गई है। ठीक है, उसके बाद ये बात समझ आ गई। इसके अलावा क्या कर सकते हो, डिवाइड योर वेबसाइट कंटेंट इन
मल्टीपल पेज। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर आपने 10,000 वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ है, 10,000 का वर्ड, 10,000 वर्ड का आर्टिकल डेफिनेटली लोड होने में टाइम लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप 5,000 के उस आर्टिकल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 के अंदर डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई? ये अगर आप क्या कहते हैं ब्लॉगर के ऊपर कर रहे हो, ब्लॉगर। ठीक है। अगर हम लोग ब्लॉगर की बात करें तो हमारे पास ये वाली कुछ ऑप्शंस हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या है, यूज सिंपल थीम्स ओनली, यानी कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर थीम ही जो है वो बहुत सिंपल से यूज करो। जरूर आपने कोई बहुत हैवी किस्म की थीम यूज करनी है, ऐसी यूज करो, क्योंकि एक बंदा जो है ना आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो आपकी वेबसाइट के डिजाइन को देखने नहीं आ रहा है, वो क्या करने आ रहा है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके आर्टिकल्स को रीड करने आ रहा है। इवन अगर आप लोग भी अपनी एग्जांपल लो, आप में से हार्डली कोई एक बंदा ही होगा जिसने कभी वेबसाइट के डिजाइन के ऊपर भी गौर किया होगा। वो क्या करता है, अब उसको जो डाटा रिक्वायर होता है वो उसको रीड करके चला जाता है। ठीक है, तो आपने ये करना है, जितनी सिंपल थीम होगी आपकी वेबसाइट की स्पीड उतनी ही ज्यादा बेहतर जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट से इमेजेस प्रोवाइड कर रही है तो आप उनको थंबनेल के अंदर डाल दो। थंबनेल से क्या मुराद है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया है, मैं इसको जरा हाईलाइट करना चाहूंगा। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि अगर वेबसाइट सिर्फ इमेजेस प्रोवाइड करे, पहली बात तो ये बता दूं कि ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जो खाली इमेजेस प्रोवाइड करे, आपको उसके लिए भी कम से कम 300 वर्ड का आर्टिकल लिखना होगा, उसके बाद आप इमेजेस डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको थंबनेल में डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ अपने कंप्यूटर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं, अच्छा यहाँ से मैं 5-6 इमेजेस अपलोड करता हूँ। ये 3 इमेजेस हैं, इनको ठीक है, ये 3 इमेजेस मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है कि मैं क्या करूँ, मैं फुल इमेज की जगह मैं थंबनेल को अपलोड करूँ। कहाँ पे गया, यूज थंबनेल इंस्टेड ऑफ फुल इमेज। थंबनेल क्या होता है, थंबनेल होता है इमेज का छोटा साइज, अभी जो यहाँ पे हमारे पास आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये पूरे पूरे साइज है। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, चेंज करूँगा और इसका साइज जो है मैं स्मॉल कर दूंगा। स्मॉल करने से क्या फायदा होगा, स्मॉल करने से ये होगा कि इसका जो है वो रिड्यूस हो गया साइज। ठीक है, मैं आपको ये लोड दिखा भी देता हूँ किस तरह से आएगा। अब मैंने इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर देखता हूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आया हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओपन किया तो आप देखें यहाँ पे इसके साइज छोटे आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेहंदी डिजाइन का ब्लॉग बनाया है तो आप इस तरह से काफी सारे इमेजेस इजीली डाल सकते हैं। अगर किसी को फॉर एग्जांपल ये इमेज बड़ा करके देखना है, वो क्या करेगा, इसके ऊपर क्लिक करेगा और ये इमेज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ आ गई है? इसी तरह अगर आपने वॉलपेपर की वेबसाइट बनाई है, कोई पेंटिंग की वेबसाइट बनाई है, ग्राफिक्स की बनाई है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है, हम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई है किस तरह से करना है? अगर आपकी इमेज ऑनलाइन वेबसाइट है, मैंने क्या किया है, अपनी वेबसाइट के अंदर इसके सिर्फ थंबनेल्स डाल दिए। हाँ जी, फटाफट हाँ या ना करें, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगर आप स्पेशली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इतनी डिटेल में आंसर किया है कि अगर फॉर एग्जांपल आप फैशन के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको आमतौर पे बहुत सारे कपड़ों की कलेक्शन डालनी पड़ती है या मेहंदी डिजाइन डालने पड़ते हैं, या अगर आप फॉर एग्जांपल मेकअप से चीज बना रहे हैं, उस मेकअप से रिलेटेड चीज बना रहे हैं, उसके अंदर आपको काफी कुछ डालना पड़ता है। ठीक है, काफी सारे इस तरह के ब्लॉग्स हो सकते हैं जिसके अंदर आपको काफी सारी इमेजेस डालने पड़े, तो ये वाली हमारे पास ऑप्शन है। वो इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि गूगल उनको खुद से ऑन करता है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोग ब्लॉगर के ऊपर काम कर रहे हैं ना, ठीक है, ये चीजें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, फ्यूचर में जब हम लोग वर्डप्रेस पढ़ेंगे तो आपको इसमें काम आ सकते हैं। लेकिन जब हम लोग ब्लॉगर के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो कोई मुझे बताएगा ब्लॉगर का ऑनर कौन है? अगर किसी को याद हो ब्लॉगर का ऑनर कौन सी कंपनी है, तो अगर वो मुझे हमें बताना चाहे या किसी को याद हो तो।
ब्लॉगर जो है ना वो गूगल, ब्लॉगर का जो ओनर है वो गूगल है, और गूगल ने जो ब्लॉगर के अंदर सेटिंग रखी हुई है ना वो इस तरह से रखी हुई है कि उसके ऊपर जो है ना पेज स्पीड इफेक्ट ना हो। तो आपको अभी जैसे मैंने यहाँ पे वेबसाइट चेक की है 97% आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है वो ब्लॉगर के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, तो इसलिए हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली अच्छे स्कोर पे होगी। लेकिन जब हम लोग वेबसाइट वर्डप्रेस या दूसरी चीज़ों में बनाएंगे फ्यूचर में जाके, उसके अंदर हमारी वेबसाइट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं जा रही होगी। इवन आप लोग फाइवर की स्पीड चेक कर लें या प्रो पाकिस्तानी की चेक कर लें तो वो इतनी अच्छी नहीं जा रही होगी, ठीक है। तो अगर आप ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको स्पीड स्पीड के लिए कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट सर जो शॉपिंग की वेबसाइट्स होती हैं उस पर शॉपिंग की वेबसाइट के ऊपर भी जो इमेजेस होते हैं वो एक साथ लोड नहीं होते हैं। अगर आपको पता हो, आपने कभी नोट किया हो, फॉर एग्जांपल दराज की एग्जांपल ले लेते हैं या हम लोग अमेजोन की ले लेते हैं, वो इमेज जब पूरा ओपन होता है, जब आप उसके ऊपर माउस लेकर जाते हैं या उसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, उससे पहले वो क्या होता है, इसी तरह एक छोटा इमेज ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें भी हम लोग खैर फ्यूचर में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट लेने के लिए ले लें कि वहाँ पर भी इमेजेस एक साथ, अगर फॉर एग्जांपल 100 इमेजेस हैं भी तो 100 के 100 इमेजेस एक साथ ओपन नहीं होते हैं, वो 1 to 1 ओपन होते हैं, यानी कि आप उस पर माउस लेकर जाएं या वो उस वक्त लोड होते हैं, या अगर आप उसके ऊपर क्लिक करें वो उस वक्त लोड होते हैं। अगर उसके ऊपर आप माउस लेकर नहीं जाते हैं तो वो लोड नहीं होते हैं। क्योंकि वो लोड नहीं हो रहे होते हैं तो इसलिए क्या होता है, उससे वेबसाइट की स्पीड का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। रिकमेंड, अच्छा आपको एक चीज बता दूं, आपको कोई रिकमेंडेड फॉन्ट वगैरह के लिए यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जो थीम इंस्टॉल कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी जिन लोगों ने थीम बनाई हुई होती है उनकी कोशिश होती है कि वो बेस्ट थीम बनाए इन टर्म ऑफ एसईओ, ठीक है। आपको कोई फॉन्ट वगैरह चेंज करने की चीज जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपके पास जितनी भी ऑप्शन आ रही हैं ब्लॉगर के ऊपर आप उनको यूज करें, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और, हम लोग मजीद चीजों के ऊपर चलते हैं। अच्छा, मजीद हमारी जो टेक्निकल एसईओ है, हम उसको, जो हमारी मजीद टेक्निकल एसईओ है वो हम कब पढ़ेंगे? वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग वर्डप्रेस करेंगे। We will discuss risk of SEO and वर्डप्रेस, ठीक है। बाकी जो दूसरी चीजें हम उनको बाकी जो चीजें उनको वर्डप्रेस के अंदर पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ब्लॉगिंग से, ब्लॉगर से रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अपने ब्लॉगर को तो शुरू करें ना, उसके ऊपर से तो कम अर्निंग शुरू करें, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास और चीजें हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बाउंस रेट, कोई मुझे बताएगा बाउंस का क्या मतलब होता है? अख्तर नवाज, ये चीजें हम लोग जितने भी पढ़ रहे हैं ये ट्रैफिक लाने के लिए ही पढ़ रहे हैं, और किस लिए पढ़ रहे हैं? हमारी वेबसाइट की जब एसईओ अच्छी होगी तो हमारी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन के ऊपर नजर आएगी, जब सर्च इंजन के ऊपर नजर आएगी तो हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी। बाउंस रेट करते हैं हम लोग, मैनेज योर बाउंस रेट। बाउंस रेट क्या चीज होती है? बाउंस रेट ये होती है, यहाँ पे इसकी एक फटाफट से, शायद मलिक जब हम लोग दूसरी चीजें पढ़ लेंगे, ब्लॉगर पढ़ लेंगे, वैसे पढ़ लेंगे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता वर्डप्रेस की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। वर्डप्रेस ऐसी, वर्डप्रेस अगर मैं शुरू में शुरू करवा देता तो आगे लोग जो है वो कोर्स छोड़ के भाग जाते कि हमें क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जब तक आपको बेसिक ब्लॉगिंग का नहीं पता होगा, बेसिक ब्लॉगर का नहीं पता होगा, इन फीचर्स का नहीं पता होगा, तो आप वर्डप्रेस के ऊपर किस तरह से जाएंगे, ठीक है। कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आप स्टे नहीं ना करें, ठीक है। बाउंस रेट क्या होता है? अगर आप में से कोई क्रिकेट देखता हो, बाउंस होता है थप्पे को कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक विजिटर आया, तो कलर इतना खराब कर हुआ है ना, एक विजिटर आया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो कितनी देर में यहाँ से एग्जिट हो गया, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंटर, ठीक है। एक बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आया और वो कितनी देर में यहाँ से एग्जिट हो जाता है। एग्जिट को क्या कहते हैं? बाउंस, यानी कि वो कितनी देर में, उसने कितनी देर में बाउंस किया, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो मुझे ये बताएं कि गूगल के पास क्या सिग्नल जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल क्या नाम है, गजनफर ने एक वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। गूगल ने क्या किया है, गूगल ने उस वेबसाइट को टॉप के ऊपर रैंक कर दिया। अब क्या है, उसके ऊपर 100 विजिटर गए और 100 विजिटर में से फॉर एग्जांपल 50 लोग ऐसे थे जो कि वेबसाइट के ऊपर आकर वापस वहां से चले गए हैं। तो गूगल के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट जाएगा?
गूगल ने क्या किया है, गजनफर की वेबसाइट को टॉप के ऊपर रैंक कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, लोग जो हैं वो उनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन उनमें से 50 लोग ऐसे थे जो वेबसाइट के ऊपर आए और फटाफट से उन्होंने वेबसाइट को बंद कर दिया। तो गूगल के पास ये अच्छी चीज जाएगी या बुरा सिग्नल जाएगा गूगल के पास? या चले हम लोग लेते हैं 70 लोग ऐसे थे जो वेबसाइट के ऊपर आए और वहां से वो बाउंस करके, यानी कि वहां से वो चले गए, ठीक है। गूगल के पास एक खराब इम्पैक्ट जाएगा। खराब इम्पैक्ट क्यों जाएगा? गूगल कहेगा कि अरे भाई, हमने तुम्हारी वेबसाइट को टॉप के ऊपर रैंक किया हुआ है और फिर भी विजिटर जो है तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर टिक ही नहीं रहा है, तो इसका क्या मतलब है, तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट ही कोई अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम तुम्हारी वेबसाइट को अब टॉप के ऊपर रैंक नहीं कर रहे हैं, तुम अपने बाउंस रेट को मैनेज करो। बाउंस रेट को मैनेज से मुराद ये है कि तुम अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसा कंटेंट डालो कि लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा स्टे करें। ये बात समझ आ गई है कि बाउंस रेट क्या चीज होती है, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। या फिर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रो पाकिस्तानी है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है प्रो पाकिस्तानी। मैंने चले इसको भी बंद करते हैं। मैं गूगल के ऊपर गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा चीप हॉलीडे स्पोर्ट्स इन यूरोप, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड को सर्च किया, ठीक है, यानी कि चीप यूरोपियन कंट्रीज है, जो भी चीजें मैंने उसको सर्च किया। उसके बाद क्या हो, ये वाली वेबसाइट मेरे पास ओपन हुई, मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, या तो इसको बंद कर दिया वेबसाइट को, या बैक के ऊपर क्लिक किया। वैसे तो ये लोड इतना स्लो हो रही है, मैं वैसे ही गुस्से में आके इसको बंद कर दूंगा, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि वेबसाइट सही से लोड हो रही है, ठीक है। क्या हुआ, मैंने फॉर एग्जांपल अगर ये आर्टिकल सिर्फ इतना सा लिखा होता है, मैं क्या करता हूँ, इसको या तो बंद कर देता या कहता एग्जिट कर देता। तो इसका क्या मतलब है, मैं इस वेबसाइट से बाउंस हो गया हूँ, यानी कि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर गया और वहां से कहीं और निकल गया हूँ, ठीक है। इसी वेबसाइट को मैंने स्टे नहीं किया है। तो गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छा कंटेंट होना है, गुड एंड इंगेजिंग कंटेंट, ठीक है। Make it easy for user to switch on other pages of your website, ठीक है। दूसरी क्या चीज कहता है गूगल, एक तो गूगल कहता है कि आप किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हो। एक चीज तो आपके पास ये है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अच्छा और एंगेजिंग कंटेंट डालो। जब आप अच्छा और एंगेजिंग कंटेंट डालोगे तो बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा स्टे करेगा, ठीक है। दूसरा क्या कहता है गूगल, अगर आप चाहते हो कि बंदा आपकी वेबसाइट पे एक पेज से दूसरे पे जाए, दूसरे तीसरे जाए, तो क्या करो, आप अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाओ कि वो इजीली दूसरों की तरफ जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल आप लोग नोट कर रहे होंगे, ये एक आर्टिकल लिखा है, उसके अंदर दूसरी लिंक भी डले हुए हैं, ठीक है। नोट कर रहे हैं आप लोग, आप इस आर्टिकल को रीड कर रहे हैं और आप लोग नोट करें, यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो ग्रीन है, वो क्लिकेबल है, और ये चीज मैंने आपको परसों वाले लेक्चर में बताया था किस तरह से हो सकता है। तो गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट इस तरह से बना हुआ हो कि एक बंदा आपकी वेबसाइट के आर्टिकल को पढ़े, ऐसा ना हो कि बस वो उसको बंद करके चला जाए, बल्कि क्या करे, वो आपकी वेबसाइट के दूसरे पेजेस के ऊपर स्विच कर जाए। जब वो ऐसे स्विच करेगा तो इसका क्या मतलब है, आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अच्छा है, आपने अपनी वेबसाइट को इजी टू नेविगेशन किया, यानी कि एक बंदा इजीली आपके वेबसाइट के दूसरे पेजेस पर भी इजीली जा सकता है। ये बात समझ आ गई है कि आप अपने वेबसाइट के बाउंस रेट को क्या कर सकते, कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होता है कि यहाँ पे हम लोग पूछेंगे कि वेबसाइट का बाउंस रेट, व्हाट इज आ गुड बाउंस रेट, यानी कि एक अच्छा बाउंस रेट क्या होता है। ये टोटली डिपेंड करता है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, इट्स डिपेंड ऑन कंटेंट ऑफ यूर वेबसाइट, ठीक है। पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं क्या होता है। बाउंस रेट हो रहा है, बाउंस रेट इज इक्वल टू टोटल विजिटर डिवाइडेड बाय एक सेकंड में बाउंस रेट का फॉर्मूला देख लूं। बाउंस रेट फॉर्मूला, बाउंस रेट क्या फॉर्मूला, फटाफट से लोड हो जाए। टोटल विजिटर वर्सेस क्या लिखा हुआ है भाई, गूगल के ऊपर चेक कर लेते हैं। बाउंस रेट का फॉर्मूला ही नहीं मिल रहा है गूगल में।
विकिपीडिया का मैं आपके साथ एक फार्मूला शेयर कर लूँ। बाउंस रेट का जो है ना कोई वो ये नहीं है कि हर वेबसाइट का इतना बाउंस रेट होगा तो सही होगा। बाउंस रेट जो है वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक्सेस वन पेज ओनली इक्वल टू टोटल विजिटर्स। ठीक है, यानी कि एक बंदा आपके होम पेज पे आया है, यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं, टोटल विजिटर्स कितने आए आपकी वेबसाइट के ऊपर, टोटल विजिट्स जो आए हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल 100 आए हैं। ठीक है, एग्जिट फ्रॉम मेन पेज कितने हो गए, 30% हो गए, बाकी कितने रह गए, विजिट टू अदर पेजेस ऑफ यूर वेबसाइट, वो कितने हैं, वो 70 है। तो इसका बाउंस रेट कितना होगा, इसका कोई बताएगा बाउंस रेट कितना बना, ये बना 30 डिवाइडेड बाय 100 मतलब, ठीक है, ये कितना बना, ये हमारे पास सिर्फ 30% बना। तो ये एक अच्छा बाउंस रेट नहीं है, यानी कि अगर आपकी एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर एक यूजर काफी कुछ रीड कर सकता है, यानी कि 10 पेजेस के ऊपर जा सकता है, तो ऐसी वेबसाइट के लिए ये एक अच्छा बाउंस रेट नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन को बेहतर करना है, अपनी वेबसाइट के कंटेंट को बेहतर बनना है, एक आर्टिकल के अंदर दूसरे आर्टिकल का लिंक ऐड करना है। ठीक है, बात समझ आ रही है, जो हम एक आर्टिकल के अंदर दूसरे आर्टिकल का लिंक ऐड करते हैं, अगर मैं आपको प्रो पाकिस्तानी के अंदर भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, तो उससे क्या होता है, एक बंदा आपके वेब आर्टिकल को रीड करने के बाद दूसरे आर्टिकल के ऊपर मूव कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो था ना कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक से ज़्यादा वेबसाइट है। ठीक है, अगर आपकी वर्ड इफ यूर वेबसाइट ओनली हैज वन पेज, ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे कि अगर आपकी वेबसाइट का पेज ही एक है, ठीक है, उसके अंदर तो एक बंदा दूसरी वेबसाइट के ऊपर नहीं जा सकता ना। शायद एक बार इसी चीज का जवाब दे रहा हूं मैं। ये तो था ना कि जब हमारी वेबसाइट के ऊपर एक से ज्यादा पेज है, ठीक है, हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर 10 आर्टिकल डाले हुए हैं, तो समझ आता है कि हमारा जो यूजर है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो सिर्फ एक आर्टिकल को ना पढ़े बल्कि वो दूसरे आर्टिकल्स को भी पढ़े। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली वेबसाइट के ऊपर हम आए हैं, इस आर्टिकल को हम रीड कर रहे हैं, तो अगर आप नोट करें, इस आर्टिकल के साथ हमें दूसरी सजेशंस भी आ रही हैं। अगर हम लोग देखें साइट पे हमें मजीद सजेशंस दी जा रही हैं कि आप इन आर्टिकल्स को भी पढ़ें। ठीक है, हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं तो हमें मजीद इससे रिलेटेड आर्टिकल्स रीड करने को मिलते हैं। यहाँ पे नीचे भी मजीद हमें वीडियोस वगैरह नजर आएंगी। तो ऐसी वेबसाइट का क्या करेंगे जिसके अंदर क्या कहते हैं, वेबसाइट का पेज ही एक है, उसके अंदर तो क्या कहते हैं, सारे के सारे लोग जो है वो 100% हो जाएंगे ना, क्या ख्याल है, और हमारा बाउंस रेट जो है वो कितना होगा, फिर हमारा बाउंस रेट 0 हो जाएगा। इस सूरत में क्या करेंगे, ठीक है, तो गूगल कहता है कि बाउंस रेट डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट कैसा है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा आपको कहे ना कि बाउंस रेट, अच्छा बाउंस रेट 50% है, कोई बंदा कहे अच्छा बाउंस रेट 70% है, कोई बंदा आपको कहे अच्छा बाउंस रेट 30% है, तो आपने उसको ब्लाइंडली जो है ना उस पर यकीन नहीं करना है। कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं कि 70% जो है वो अच्छा बाउंस रेट होता है, तो आपने कहना है नहीं, 70% अच्छा बाउंस रेट नहीं होता है। बाउंस रेट डिपेंड करता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट कैसा है। ठीक है, पता चले कि हमारी वेबसाइट मूवी से रिलेटेड है और हमने सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर एक मूवी डाली हुई है, तो हमारी कोशिश होगी कि हमारा जो विजिटर है वो उसी के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारे, वो दूसरे पेजेस के ऊपर ना जाए। ठीक है, तो बाउंस रेट टोटली डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट कैसा है। अगर आपकी वेबसाइट का फॉर एग्जांपल आर्टिकल सिर्फ 300 वर्ड का है तो इसका बाउंस रेट डिफरेंट होगा। ठीक है, आपका कंटेंट, आपने अगर एक आर्टिकल फॉर एग्जांपल 10,000 वर्ड का लिखा हुआ है तो इसका बाउंस रेट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, बाउंस रेट टोटली डिपेंड करता है। अच्छा, आप में से अभी तक किसने ये नहीं पूछा कि हम लोग अपनी वेबसाइट का बाउंस रेट कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट के ऊपर एक बंदा कितना टाइम गुजार रहा है, या यहाँ पर कहता है हाउ टू चेक बाउंस रेट। ठीक है, किसी ने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा, वरना आप लोग आमतौर पे
काफ़ी एडवांस क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, मैं आपको एबीसी पढ़ा रहा होता हूँ और आप जो है वो एक्स वाई जेड के क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, लेकिन अभी तक आपने से किसी ने पूछा नहीं बाउंस रेट चेक कैसे करते हैं। चलिए अच्छी बात है आपने नहीं पूछा, वरना दरमियान में मैं भी कंफ्यूज हो जाता। ठीक है, बाउंस रेट कैसे चेक करते हैं ये चीज़ हम लोग फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे। जब हम लोग फनल मार्केटिंग पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर्ली सिखाऊंगा, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि हम लोग ये चीज़ फ्राइडे को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर छोड़े हम लोग इसको फ्राइडे को पढ़ेंगे कि बाउंस रेट किस तरह चेक होता है और इसको फिर आप उधर से फिर किस तरह से अंदाजा लगा के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फ्राइडे को पढ़ाऊंगा। बाउंस रेट के बारे में पढ़ाना था और मेरे जहन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल रही है। क्या चीज़ बात है? हाँ जी, इंटरनल लिंक। ठीक है, इंटरनल लिंक क्या चीज होती है? इंटरनल लिंक होती है वन पेज ऑफ यूर वेबसाइट लिंक विद अदर पेज ऑफ यूर वेबसाइट। इंटरनल लिंक की समझ आ गई है आपको? यानी कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर दो पेजेस हैं और आपस में वो एक दूसरे के साथ लिंक हैं, यानी कि आपने एक पोस्ट के ऊपर अपनी दूसरी पोस्ट को मेंशन किया हुआ है, तो गूगल को ये चीज़ काफ़ी पसंद आती है। इससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज होती है, दूसरा आपका बाउंस रेट भी जो है वो इससे बेहतर होता है। इंटरनल लिंक की मुझे फटाफट से बताएं कि आपको ये समझ आ गई है। इंटरनल लिंक को हम और भी कुछ नाम से पुकारते हैं, किसे इंटरनल लिंक भी है। इंटरनल लिंक की आपको आई होप समझ आ गई होगी कि आपने कोशिश करनी है कि अपने एक आर्टिकल के अंदर दूसरे आर्टिकल को भी मेंशन करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 1 है फॉर एग्जांपल आपका टॉप 10 इजी मेहंदी डिजाइन। ठीक है, और आपका आर्टिकल नंबर 2 है रैबिट मेहंदी डिजाइन। तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करना है कि अपने इस आर्टिकल के अंदर क्या करें, कहीं ना कहीं मेंशन कर दें, चेक आउट माय अदर पोस्ट इन विच आई हैव रिटन अबाउट रैबिट मेहंदी डिजाइन। क्या ख्याल है अगर आप अपने इस आर्टिकल के अंदर ये वाली चीज लिख देंगे और बंदा जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो क्या कर लेगा, आपके इस आर्टिकल के ऊपर चल जाएगा। इससे क्या होगा, आपने क्या किया है, अपने विजिटर को अपनी ही वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। बिल्कुल इंटरनल लिंक को खुद से मेंशन करना है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ परसों वाले लेक्चर के अंदर कि आप लोग कैसे लिंकिंग करते हैं एक आर्टिकल से दूसरे को। आप लोगों के पास यहाँ पे लिंक की ऑप्शन है, आप इससे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस चीज को इंटरनल लिंक करना है, बल्कि यहाँ पे हमारा हमारा ने क्या नाम था, ऐसे कोई नाम था, रेड कलर की डिस्प्ले पिक्चर के साथ एक स्टूडेंट का नाम था, उन्होंने पूछा था, तो फटाफट से फिर से बता देता हूँ, हालांकि ये चीज हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इसको चाहे मेरा दूसरा आर्टिकल है रैबिट मेहंदी डिजाइन से रिलेटेड, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मेरे पास लिंक की ऑप्शन है, कहाँ पर है, ये है लिंक की ऑप्शन, ओहो ये है लिंक की ऑप्शन। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे अपने दूसरी वेबसाइट का जो अपने जो दूसरा आर्टिकल का लिंक है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, उसको ओके कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं ओके करूंगा ये जो टेक्स्ट है ये क्लिकेबल हो जाएगा, यानी कि एक बंदा जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो मेरे वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल पर चल जाएगा। एक ब्लॉग का लिंक जब आप दूसरे ब्लॉग के ऊपर ऐड करते हैं तो वो एक्सटर्नल लिंक होता है, वो इंटरनल लिंक नहीं होता है। ठीक है साइम अहमद और साइम वकास, जब आप एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल से लिंक करते हैं तो वो क्या होता है, वो इंटरनल लिंक होता है। और एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक होता है when you redirect your visitor to someone else website। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। जब आप अपने आर्टिकल के अंदर मेंशन करते हो कि दूसरी वेबसाइट को करते हो, इसके अंदर फॉर एग्जांपल क्या कह सकता हूँ, इसके अंदर मैं कह सकता हूँ आई हैव सीन वेरी ब्यूटीफुल मेहंदी डिजाइन ऑन
wikipedia.com, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वैसे तो इस सेंटेंस की कोई तुक नहीं बनती है, लेकिन अब हम समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर रहे हैं। एक्सटर्नल लिंक क्या है, जब आप अपनी वेबसाइट के अपने आर्टिकल के अंदर किसी दूसरे की वेबसाइट को मेंशन कर रहे होते हो, ठीक है, यानी कि आप एक बंदे को कह रहे होते हो कि तुम मेरी वेबसाइट को छोड़कर दूसरे बंदे की वेबसाइट को कर लो। अगर जब हम लोग एक्सटर्नल लिंक की बात कर रहे होते हैं ना, तो आपने इसके अंदर कोई रैंडम लिंक्स डालना शुरू नहीं कर देने। या चले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आप में से कभी किसने रिसर्च रिपोर्ट लिखी हो या थीसिस लिखा हो, तो क्या ख्याल है जब आप अपने थीसिस के अंदर रेफरेंस वगैरह को ऐड करते हैं तो आपके थीसिस की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो जाती है? यानी कि एक बंदे ने थीसिस लिखा है, उसने वहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दिया है, उसका थीसिस ज़्यादा अच्छा होगा या ऐसे बंदे का थीसिस ज़्यादा अच्छा होगा जिसने उसके अंदर प्रॉपरली रेफरेंस दिए हुए हैं? बिल्कुल सानिया, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप सब अपनी वेबसाइट किस तरह के लिए कर सकते हैं, जैसे हम अपने सारे आर्टिकल। एक सेकंड, सब लोग यहाँ पे रुक जाएं, ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस बिहेवियर, पूजा। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन आया है, शर्मा सर्विस हम अपनी वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं जैसे हम अपने सारे आर्टिकल्स कर सकते हैं? क्या मतलब कि हम यहाँ पे क्या चीज पढ़ रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से? हाँ जी समान साइज, जरा हमें इसका आंसर दें, हम लोग पिछले 2 हफ्तों से क्या चीज पढ़ रहे हैं? हम लोग पिछले 2 हफ्तों से यही चीज तो पढ़ रहे हैं कि अपनी वेबसाइट किस तरह से बनानी है, उसके अंदर आर्टिकल किस तरह से पब्लिश करने हैं। बिल्कुल, अगर हम लोग अपने थीसिस के अंदर रेफरेंस वगैरह डालते हैं तो हमारे थीसिस की वैल्यू बेहतर हो जाती है। इसी तरह अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसके साथ आप ये मेंशन कर देते हैं कि ये डेफिनेशन मैंने फॉर एग्जांपल विकिपीडिया से उठाई है, या आप ये कह लेते हैं कि मैंने ये फलान न्यूज जो है वो सीएनएन से पढ़ी थी या बीबीसी से पढ़ी थी, ठीक है। अगर आप उसका रेफरेंस दे देते हैं, या अगर आप ये कह देते हैं कि ये वाली डेफिनेशन मैंने इंग्लिश डिक्शनरी से पढ़ी थी, या जो भी स्पेलिंग होते हैं इसके, तो आपकी जो आर्टिकल की वैल्यू ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल उमर ने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, उमर ने अपने ब्लॉग के अंदर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल के अगर आप पैनाडोल खाएंगे और तो आपको कोरोना वायरस के अंदर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर अगर उमर इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली कोई भी बंदा उमर की बात पे यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके साथ अगर उमर ये कह देता है कि मैंने ये चीज़ WHO की वेबसाइट से पढ़ी है कि अगर आप फलां मेडिसिन खाएंगे तो इससे आपको फायदा होगा, तो उमर की जो आर्टिकल की वर्थ है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसलिए हम लोग अपने आर्टिकल के अंदर एक्सटर्नल लिंक्स को भी ऐड कर रहे होते हैं ताकि हमारे जो कंटेंट की वर्थ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। किस चीज़ का शॉर्ट आंसर देना है फेसबुक यूजर, फटाफट से बताएं। ठीक है, अगर हाँ डेफिनेटली अगर आप कोई कोड डाल रहे हैं तो आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। एनीवेज शमान सारी, हम लोग इस 2 हफ्तों से यही चीज़ पढ़ रहे हैं और डेफिनेटली मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई हूँ आपका क्वेश्चन देख के कि ये क्या क्वेश्चन आया है। हम लोग पढ़ ही यही चीज़ रहे हैं कि आपने अपनी वेबसाइट किस तरह से बनानी है, ब्लॉगर के ऊपर आपने इसके ऊपर आर्टिकल्स किस तरह से पब्लिश करने हैं, आपने इसके ऊपर थीम किस तरह से चेंज करनी है, आपने इसके ऊपर डिज़ाइन कैसे चेंज करना है, आपने इसके ऊपर गैजेट्स किस तरह से ऐड करने हैं, पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं। ये सारी चीज़ें हम 2 हफ्तों से यही चीज़ तो पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ इंटरनल एक्सटर्नल लिंक थे और फटाफट से मैं अपने कोर्स के अंदर चेक कर लूँ कोई चीज़ मैं भूल तो नहीं। बिल्कुल हम लोग सीख रहे हैं सोशल शेयरिंग बटन, ठीक है। और क्या चीज़ है, और हमारे पास अगली चीज़ ये है कि गूगल कहता है कि आप अपने ब्लॉग के अंदर सोशल शेयरिंग बटन भी ऐड करें। सोशल शेयरिंग बटन से क्या मुराद है कि एक बंदा आपके आर्टिकल को इजीली फेसबुक के ऊपर शेयर कर सके, ठीक है, ट्विटर के ऊपर शेयर कर सके, ठीक है, और कहाँ पे शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर शेयर कर सके, ठीक है, पिंटरेस्ट के ऊपर शेयर कर सके, ठीक है। यानी कि आपके आर्टिकल के आखिर में इस तरह के बटन होने चाहिए। अब आप मुझे काफी लोगों को क्वेश्चन होगा कि हमारे हम ये चीजें कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आपको बता दूं, आप जब भी कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं तो ये वाले बटन हर आर्टिकल के दरमियान में बने हुए होते हैं। ब्लॉगर के ऊपर आप अनलिमिटेड पेजेस बना सकते हैं, मिलियन बिलियंस जितना भी आप बनाना चाहें, ठीक है।
इन बटन्स को हम क्या कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हर वेबसाइट के आखिर के दरमियान में, हर आर्टिकल के दरमियान में ये कुछ बटन्स बने हुए होते हैं। ट्विटर के ऊपर शेयर करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं, पिनट्रेस्ट पे शेयर करते हैं। तो फेसबुक क्या, सॉरी गूगल क्या कहते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट के अपने आर्टिकल्स के अंदर इन चीज़ों को भी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि मेरे आर्टिकल के अंदर इमेजेस ऐड नहीं होते हैं, तो आपने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना है। अभी मैं क्वेश्चन जनरेट करूंगा उसके अंदर, जब तक आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करके मुझे नहीं बताएंगे कि क्यों शेयर नहीं हो रहे हैं, तो मुझे नहीं पता चलेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपकी असल प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो स्क्रीनशॉट शेयर करें, इमेज को अपलोड करके दिखाएं किस तरह से आप अपनी इमेज को अपलोड करें और आपके पास क्या एरर या कोई आता है। ठीक है, ठीक है। तो नहीं जी, मेरा यूट्यूब का चैनल नहीं है और मैं आपको को अपना यूट्यूब का चैनल नहीं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एनीवेज यहाँ पे ये जो सोशल शेयरिंग के बटन है, आप लोग इनको चेक कर सकते हैं, यानी कि आपके पोस्ट के अंदर होने चाहिए। और आप जितनी भी थीम्स वगैरह को डाउनलोड करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आपके हर आर्टिकल के नीचे ये वाले सोशल शेयरिंग के बटन आ रहे होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये डिजाइन के अंदर होते हैं। अच्छा जी, और कुछ चीज साइट के हो गए। अच्छा, LSE यूज LSI कीवर्ड। LSI क्या चीज होती है? ठीक है, दूसरा हमारे पास एक दो चीज़ें हमारे पास मिसिंग हो गई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि गूगल कहता है कि आपने ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, इससे आपके आर्टिकल की वर्ड्स ज़्यादा होती है। ऐसे LSE क्या होता है? LSE कीवर्ड्स रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो कि हम लोगों ने शुरू में, जब हम लोगों ने ऑन पेज शुरू की थी, उस वक्त मैंने आपको बताया था। तो इसका जो टेक्निकल नेम है वो क्या है? LSI कीवर्ड। LSI को हम क्या कहते हैं? रिलेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल जी, हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हमारी दो तीन चीज़ें रहती हैं फाइल्स, वो हमारी हम लोग जब वर्डप्रेस को पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर आएंगे। ठीक है, बैकलिंक जो है वो ऑफ पेज ऐसी होती है। हम लोग कल से या परसों से बैकलिंक ऑफ पेज शुरू करेंगे, तो उसके अंदर बैकलिंक, उसके अंदर हम लोग बैकलिंक्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ इज ऑल अबाउट बैकलिंक। चलें जी, यहाँ पे हमारा तकरीबन तकरीबन ऑन पेज एसईओ खत्म हो गया है। तो जरा मुझे ये बताएं, कल आप लोगों को असाइनमेंट दी थी कि आप किस किस तरह की जो गिग हैं फाइबर के ऊपर लगा सकते हैं ऑन पेज। ऑन पेज एसईओ फाइबर के आइडिया। जरा जी फटाफट से आप लिखना शुरू करें, मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ। देखते हैं आप में से कितने लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की है। आप लोग कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मेरे 16 तबक रोशन हो जाते हैं कि ये क्या मतलब, आप लोग इधर तक इधर ही पहुंचे हुए हैं। अभी काफी सारे लोग जो हैं वो फाइव के गीगी बना रहे हैं। मैं हैरान हूँ, अभी तक इतने लोगों ने प्रोफाइल भी क्रिएट नहीं किए हैं कि आप कहाँ पे हैं, आप कैसी दुनिया में हैं। और आप में से जितने लोग अभी आए हैं, फटाफट शराफत से अपनी अटेंडेंस लगा लें। और आप लोगों के जो नेम है वो मैं शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर तक। ठीक है, अच्छा जी, एक्सटर्नल लिंक भाई हम ऑफ पेज एसयू। सर एक्सटर्नल लिंक्स भी हम ऑफ पेज एसयू? नहीं जी, एक्सटर्नल लिंक का ऑफ पेज एसयू से कोई ताल्लुक नहीं है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन गिग, चलें ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन गिग। हाँ जी, और क्या हो सकता है आपके गिग? जरा फटाफट से आइडियाज दें। ठीक है, उसके अलावा एसईओ, बिल्कुल ऑन पेज एसईओ राइटिंग। हाउ डू वी ऐड पिक स्टार? पिक स्टार से क्या मुराद है? पिक्चर स्टार रेटिंग एंड फ्यू डिटेल्स विद आवर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसकी कोई एग्जांपल दिखाएं। अभी मैं क्वेरी क्रिएट करूंगा, अभी क्या कहते हैं इस ग्रुप के अंदर पोस्ट क्रिएट करूंगा, उसके अंदर आपने एग्जांपल दिखानी है, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा और क्या चीज़ है? हाउ टू राइट प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइटल। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल, आप लोग यूट्यूब की भी तो एसईओ कर सकते हैं। यूट्यूब एसईओ, अमेजॉन एसईओ।
ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आई विल मेक योर वीडियो यूट्यूब वीडियो एसईओ फ्रेंडली। ठीक है, उसके अंदर ये सारे के सारे रूल्स हैं। आप ये कह सकते हैं मैं आपकी अमेजोन की प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन वगैरह उसको एसईओ फ्रेंडली कर दूंगा। इन चीजों को आप कर सकते हैं। और क्या सर लग सकता है, ब्लॉग कंटेंट नहीं, ये ब्लॉग कंटेंट स्ट्रेटेजी वाली चीज हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, मुझे सिर्फ ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड बताएं। ऐसा भी तो हो सकता है आई विल डू ऑन पेज एसईओ ऑफ योर वेबसाइट। क्या ख्याल है, एक बंदा आपको कह दे या फॉर एग्जांपल प्रो पाकिस्तानी वाला बंदा आपको कह दे कि मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ कर दो। ठीक है, मैंने जो कंटेंट क्रिएशन, मुझे सिर्फ ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड प्लीज यहाँ पे बताएं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी तो हो सकता है कि आप गूगल के ऊपर जाएं, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर इन न्यूयॉर्क। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लम्बर कंपनी की वेबसाइट मेरे पास ओपन हो रही है। कौन सी वेबसाइट ओपन, फॉर एग्जाम्पल एक प्लम्बिंग कंपनी है, ठीक है, इसकी वेबसाइट ओपन हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इस वेबसाइट के ओनर को कहें कि मैं तुम्हारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो ऑन पेज एसईओ फ्रेंडली नहीं है, मैं तुम्हारी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो ऑन पेज एसईओ फ्रेंडली कर देता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है, क्या ख्याल है, नहीं लग सकता है, क्या ख्याल है, ऐसा हो सकता है ना। इसी साइट पर ऐड आते हैं तो क्रॉस कर देते हैं के साथ क्वेश्चन ऑफ पीएचडी मल्टीपल टाइम नॉट इंटरेस्टेड इट कर सकते हैं जैसे ब्लॉग के ऑनर पर क्या तो मोहम्मद रशीद, इससे ब्लॉग के ऑनर पे ये इफेक्ट पड़ता है कि उस बंदे को फिर एड्स नजर नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छा एक एक और भी तो हो सकता है हमारे पास एक ऑन पेज एसईओ ऑडिट। क्या ख्याल है, मैं ये वाला गिग लगा सकता हूँ ऑन पेज एसईओ ऑडिट का। आप लोगों ने काफी गिग देखे होंगे एसईओ ऑडिट के, क्या आप ऑन पेज एसईओ का ऑडिट लगा सकते हैं? ऑन पेज एसईओ ऑडिट का गिग अगर लगा सकते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे। सानिया वहाब, नहीं आप ये वाला गिग नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए आपको वेब डिजाइन वेब डेवलपमेंट का वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए। किसने, मैंने यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब की वीडियो की एडिटिंग जब भी होगी ना, जब हम लोग यूट्यूब तक पहुंचेंगे, हमारे कोर्स के अंदर पूरा यूट्यूब का कोर्स इंक्लूड है। अब दरमियान में रैंडमली यूट्यूब तो शुरू नहीं करवा दूंगा ना। अच्छा, आप लोग जरा अपनी जो है ना, अपने इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन है इनको जरा होल्ड पे रखें। जो क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ जरा वो बताएं। आपको जो बाय रिक्वेस्ट नजर आती हैं, आपने सिर्फ उन्हीं बाय रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई करना है। जिसकी आपको समझ आ रही है, जिसकी आपको समझ नहीं आ रही है, इसको भूल जाए। आपने उस्मान भट्टी क्रोम के अंदर कोई एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल कर ली है इसलिए आते हैं, तो अपने क्रोम की एक्सटेंशन वगैरह को देखिए। फिलहाल बिल्कुल यूज्ड एसईओ, ये कौन है जबरदस्त बंदा यूज्ड एसईओ, मुझे इस बंदे का नाम नजर नहीं आ रहा है, मुझे बताएं ये कौन बंदा है। हम लोग यूज्ड एसईओ लगा सकते हैं, यूज्ड एसईओ, यूज्ड ऑन पेज एसईओ, हम लोग ये वाला भी लगा सकते हैं। कोई मुझे ये बताएं, आप लोग एसईओ का ऑडिट कर दे सकते हैं कि नहीं, ऑन पेज एसईओ का ऑडिट, फटाफट से ये बताएं। ऑन पेज एसईओ ऑडिट कर दे सकते हैं आप या नहीं दे सकते हैं? ठीक है, मैंने आपको इतने यानी कि आप लोग देखें, हम लोगों ने सिर्फ एक ऑन पेज वाला टॉपिक पढ़ा है और देखें हमारे पास इस वक्त 7 डिफरेंट किस्म के गिग बनाने की ऑप्शंस आ गई हैं। इवन आप लोग यहाँ पे शॉपिफाई को भी तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास शाहिद मलिक ने कहा है कि हम ऑन पेज एसईओ ऑडिट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे पहला ये बताएं कि आप लोग ऑन पेज एसईओ ऑडिट क्यों नहीं कर सकते हैं? मुनीब जवेद ने पहले जवाब दिया, ठीक है सर। यूज सानिया वहाब, कल हम लोगों ने यूज नहीं पढ़ा था तो और क्या चीज पढ़ी थी? क्या आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है? कल के लेक्चर के आखिर के अंदर हम लोगों ने, मैंने आपको यूज बताया था किस तरह से यूज करते हैं ब्लॉगर के लिए या किसी भी वेबसाइट के लिए। क्या यूज आपने कल नहीं पढ़ा था, लेक्चर नहीं लिया था?
अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। हमारे ना जब प्रॉपरली फिजिक्स, अच्छा अभी आप लोगों ने यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है क्योंकि मैं भूल जाऊंगा कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। हमारी जब फिजिकल क्लास होती है ना लैब के अंदर, तो उसके अंदर स्टूडेंट जो होते हैं ना बड़े मजे से कह रहे थे, सर आपने तो ये चीज़ पढ़ाई नहीं, सर आपने तो ये चीज़ पढ़ाई नहीं। तो डेफिनेटली उस वक्त तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ कि वाकई मैंने पढ़ाई, या मैक्सिमम स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ कि क्या ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई है। तो वो स्टूडेंट भी इतने चालाक होते हैं, आपस में यकजहती कर लेते हैं, सारे कहते हैं सर ये चीज़ नहीं पढ़ाई है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पे कोई बंदा कहता है ना कि सर ये चीज़ तो नहीं पढ़ाई, ये नहीं पढ़ाई, तो उसके अंदर मैं कम से कम पिछला लेक्चर उठाकर दे सकता हूँ कि देखो भी मैं ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, तुमने अगर सही से नहीं सुना है तो मेरा कसूर नहीं है। ठीक है। एनीवेज, अगर आप 7 वीक लगा सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आप पूरी जिंदगी सिर्फ 7 वीक लगा सकते हैं। हम लोगों ने दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर, हम लोगों ने दूसरी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे भी जाना है, इतनी सारी सर्विस सिखाने का मकसद भी यही है। शॉपिफाई, जब आप शॉपिफाई अमेजोन की तरह का ही है, बहुत बेसिकली चीज़ है। अगर आपको इसका कोई ऑर्डर भी आता है तो ये बहुत इजीली आ जाएगा। तो मुझसे कांटेक्ट करने में आपको बता दूंगा। वैसे तो इन लोगों ने शॉपिफाई पढ़ना है आगे जाके, लेकिन आप इसका गिग भी लगा सकते हैं। ठीक है। एनीवेज, हम लोग यहाँ पे आते हैं। आप इनमें से मैं इस चीज़ को, हैरत की बात है, आप में से किसने कहा है कि हम लोग एसईओ ऑडिट का गिग नहीं लगा सकते? मेरे ख्याल से आप एसईओ ऑडिट का गिग लगा सकते हैं और बहुत अच्छी तरह लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एसईओ ऑडिट करके भी दिखाता हूँ किस तरह से होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि फाइवर के ऊपर आपने गिग लगाया हुआ है कि आप ऑन पेज एसईओ ऑडिट करके देंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिट का मतलब ये होता है कि आपको एक डाटा प्रोवाइड किया होता है और आपने क्या करना होता है, उसमें से मिस्टेक्स निकालने होते हैं। मिस्टेक को ठीक नहीं करना होता, आपने सिर्फ ये बताना होता है कि इस चीज़ के अंदर ये मिस्टेक है, इस चीज़ के अंदर ये मिस्टेक नहीं है। ठीक है, उसको आप इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। आप में से भी यहाँ पे कोई किसी ने फाइनेंस पढ़ा हुआ है या अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि एससी ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है वो आमतौर पे कॉलम्स के अंदर होती है। कैसे होती है? वो इस तरह से होती है, बल्कि मैं यहाँ पे ले भी आता हूँ। एस ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइवर के ऊपर अगर आपने गिग लगाया हुआ है कि आप ऑडिट करके देंगे और आपके पास ये वाला बंदा आ जाता है, वो कहता है कि ये मेरी वेबसाइट है तो मुझे इसका ऑन पेज एसईओ ऑडिट कर दो। तो आपने क्या करना है, ये बहुत इजीली काम है। आपने इसकी वेबसाइट को ओपन करना है और जो जो चीजें हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ के अंदर पढ़ी हैं, करीबन हम लोगों ने आज तो जितनी अब तक मिलाकर कुछ 20 या 25 चीजें पढ़ ली हैं, शायद इससे भी ज्यादा चीजें पढ़ ली हैं। आपने क्या करना है, इसकी वेबसाइट को देखते जाना है और वो वाली गलतियां जो है वो नोट करते जाना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसके कंटेंट को पढ़ोगे और देखोगे क्या ये एसईओ फ्रेंडली है, क्या इसके अंदर हेडिंग आ रही है, क्या इसने इसके अंदर कीवर्ड को यूज किया है प्रॉपरली, क्या इसने कीवर्ड को बहुत ज्यादा दफा तो यूज नहीं कर लिया, क्या इसने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स प्रॉपरली दिए हुए हैं, क्या इसने क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बोल्ड किया हुआ है नहीं किया हुआ है, क्या इसकी वेबसाइट के यूआरएल के अंदर कीवर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या इसकी वेबसाइट के टाइटल के अंदर कीवर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या इसने जो इमेजेस बनाए हुए हैं ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए हैं, क्या इसकी वेबसाइट का जो डिजाइन है वो यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, क्या इसने प्रॉपरली मेन्यू बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट का या नहीं बनाया हुआ है, क्या इसने प्रॉपरली फूटर बनाया हुआ है नहीं बनाया हुआ है, क्या इसने इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक डाले हुए हैं या नहीं डाले हुए हैं, क्या इसकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है, क्या इसकी वेबसाइट की स्पीड फटाफट अच्छी है, 90% है, 80% है, 70% है। ठीक है। आपने ऑन पेज एसईओ की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये सारी की सारी बातें करनी है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी हैं और ये बहुत ज्यादा इजीली चीज है। ठीक है। एसईओ ऑडिट रिपोर्ट का एक सेकंड में फॉर्म, असल में मुझे फॉर्मेट नहीं मिल रहा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये बंदा एसीसी क्वालिफाइड है और उसको फॉर्मेट ऑडिट का फॉर्मेट नहीं पता है। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरी एसीसी के अंदर जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑडिट के अंदर ही है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर आप एक चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसको भूल जाते हैं, तो आपको वो चीज़ भूल जाती है। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ कि मैंने ऑडिट को प्रैक्टिस ही नहीं किया, बस पेपर में पास करके भूल गया हूँ। तो मुझे अब उसका फॉर्मेट याद नहीं आ रहा है। किसी को याद है फॉर्मेट क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट का? इसको देखता हूँ। मैं जरा एक ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसा हो।
एक तो हेडिंग नहीं मिल रही है ना मुझे कहीं। हेडिंग 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 प्लानिंग हेडिंग। आप में से किसी ने कोई यहाँ पे अकाउंटिंग या फाइनेंस का स्टूडेंट नहीं है? वाकई में नहीं है? कोई भी स्टूडेंट नहीं है? मुझे तो याद है आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि हम लोग अकाउंटिंग पढ़ के आए हुए हैं, फाइनेंस पढ़ के आए हुए हैं। तो वाकई में कोई नहीं है यहाँ पे फाइनेंस ऑडिट वगैरह का स्टूडेंट वूडेंट? जरा फटाफट से बताएं। किया आता है। चले, मेरे पास इस वक्त याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे जरा आपके साथ क्लियर। तो आपने इस तरह से ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लें कि अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इट इज अकॉर्डिंग टू एसईओ रूल्स, ठीक है। अगर टाइटल सही है, अगर नहीं होगा तो आप क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू एसईओ रूल्स, ठीक है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन यूआरएल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ओ माय गॉड, 2009 में की थी काउंटिंग। एनीवे, अगर आपके पास ये बंदा आता है, वो कहता है मेरी ये वेबसाइट है, आप मुझे इसका ऑन पेज एसईओ कर दो, तो आपने क्या करना है, एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है। मैं एक्सेल में आपको करके दिखा रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आप इसको किस में कर सकते हैं, आप इसको प्रॉपरली एमएस वर्ड में बता सकते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं कि क्या टाइटल अप टू मार्क है या नहीं। अगर इसके अंदर अप टू मार्क नहीं है तो आप इसका सोल्यूशन नहीं, आप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं योर वेबसाइट टाइटल डज नॉट कंटेन एनी कीवर्ड एंड इट्स लेंथ इज ओनली 30 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको पहले अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, सोल्यूशन के अंदर आप बता देंगे कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। क्या सोल्यूशन होना चाहिए बताएं। आप लिखेंगे देयर शुड बी कीवर्ड इन योर टाइटल एंड लेंथ मस्ट बी 60 कैरेक्टर्स। ये बात समझ आ रही है कि ऑडिट रिपोर्ट किस तरह से बनानी है। मैंने आपको एक एक चीज करके दिखा दी। इसी तरह डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो आप ये कहेंगे, अच्छा ये किसने अल्लाह हाफिज किया, जिसने भी अल्लाह हाफिज किया मैं इस बंदे की एब्सेंट लगा दूंगा कि नाम चेक करके, क्योंकि हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ है और आपको इतनी सी भी प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है कि एक क्लास जब चल रही है आप क्लास को दरमियान से छोड़कर नहीं जा सकते। आपने मेरा ब्लड प्रेशर क्या कहते हैं हाई कर दिया है, ऐसा लिखकर। अगर यही काम अगर आप मेरे साथ लैब के अंदर करते ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाना था, ठीक है। इस तरह से आपने प्रॉपरली करना है। इसी तरह आपने डिस्क्रिप्शन को देखना है वेबसाइट की कि गूगल के ऊपर ये किस तरह से नजर आ रही है, गूगल के सर्च रिजल्ट में आपने उसको सोल्यूशन बताना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर दफा प्रॉब्लम हो, ऐसा भी हो सकता है। आप कह सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं योर वेबसाइट डिस्क्रिप्शन इज अप टू मार्क, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑडिट करने का मकसद हरगिज ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ प्रॉब्लम ही बताना है। आप उसके अंदर अच्छी चीजें बता सकते हैं कि हाँ तुमने ये चीज अच्छी की हुई है, तुम्हें ये चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप प्रॉपरली एक डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट बना सकते हैं। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, साइट स्पीड को कह सकते हैं योर वेबसाइट साइट स्पीड इज ओनली 60%, ठीक है। आप इसको इधर इसको सोल्यूशन बता सकते हैं कि अपनी वेबसाइट के इमेजेस, तुमने अपनी वेबसाइट के ऊपर 10 इमेजेस डाले हुए हैं, इनके साइज को इम्प्रूव करो, ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, इनको थंबनेल में डाल लो या ऐसा कोशिश करोगे इमेजेस को कम कर लो, 10 की जगह 5 ऐड कर लो, ठीक है। आप इस तरह से प्रॉपरली एक ऑडिट रिपोर्ट बना सकते हैं। और मैं आपको फाइवर के ऊपर की कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखा देता हूँ कि फाइवर के ऊपर ये किस किस तरह से सेल हो रहे हैं, जोन जोन से आपने मेरे साथ यहाँ पे जी आपने मुझे सजेस्ट किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूज के अंदर किस तरह से ऑर्डर आता है, यूज के अंदर ऑर्डर आता है कि क्लाइंट जो है ना वो आपको अपने आर्टिकल्स प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि ये मेरे 10 आर्टिकल हैं, तुम इसको ऑन पेज एसईओ कर दो। ये बात समझ आ रही है सब लोगों को कि यूज के अंदर किस तरह से ऑर्डर आता है।
क्लाइंट कहता है कि मैंने 10 आर्टिकल खुद से लिख ली हैं, ये ऑन पेज ऑप्टिमाइज नहीं है, आप क्या कर दो, इन तमाम के तमाम आर्टिकल्स को मुझे ऑप्टिमाइज कर दो। आपने क्या करना है, आपने यूज का टूल ओपन करना है, वन बाय वन वहां पे आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करते जाना है, उसके अंदर जितनी भी मिस्टेक्स हैं उन सबको वन बाय वन ठीक करते जाना है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर लेंगे, यूज का गीक इजिली डिलीवर कर लेंगे। और आपको ये बता दूं, बहुत ज्यादा इजी गीक होता है यूज का, क्योंकि आपने सिर्फ कीवर्ड डालना होता है, कंटेंट आपको यूजर खुद से लिख कर देता है। आपने जो मिस्टेक्स नजर आ रही होती है ना यूज के अंदर, जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी, याद है ना, सब लोगों ने यूज किया टाइम के अंदर, यूज रियल टाइम के अंदर जो मैंने कल आपको बताया था, आपने सिर्फ उन मिस्टेक्स को वन बाय वन ठीक करते जाना। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यूज के कितने ज्यादा गिग्स लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए उन्होंने, बल्कि कुछ लोगों ने, तो हम लोगों ने कल कलर्स पढ़े थे ना, कुछ ने बताया भी है कि रेड से मैं ग्रीन कर दूंगा। ठीक है, इसने बताया हुआ है कि यूज के अंदर वो क्या क्या चीजें करके दे रहे हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फोकस कीवर्ड ऐड करके दे रहा है, फला चीजें वो ऐड करके दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी वही चीजें जो हम लोगों ने कल यूज के अंदर मैंने आपको शो भी करके दिखाई थी, और ये सारी की सारी चीजें ऑन पेज एसईओ की ही हैं। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे वर्डप्रेस से रिलेटेड किया है, वर्डप्रेस के अंदर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपसे कोई रैंडमली कोई बंदा कहता है कि मेरे आर्टिकल को, अच्छा आप लोग इसको वर्डप्रेस के साथ भी लगा सकते हैं, अगर किसी को ऑर्डर आ गया तो मैं बता दूंगा किस तरह से होगा, वरना हम लोग एक दो वीक के अंदर जब वर्डप्रेस के ऊपर जाने वाले हैं तो वहां पर खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रे का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का जो है यूज, आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है। रेड का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट थोड़ा बहुत एसईओ फ्रेंडली है, उसके अंदर काफी सारी मिस्टेक्स हैं, इन मिस्टेक्स को ठीक करें। ग्रीन का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो अप टू मार्क हो गया। ठीक है, तो आप यूज का गीक लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें, इजी गीक है। ठीक है, आप एसईओ ऑडिट का गीक लगाना चाहें, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ एसईओ ऑडिट के यहाँ पे गीक लगे हुए हैं। ठीक है, ऑन पेज एसईओ ऑडिट, अभी हम लोगों ने सिर्फ ऑन पेज लगी है तो इन्होंने सिर्फ ऑन पेज का दिया है, तो आप ऑन पेज एसईओ ऑडिट लगा सकते हैं। ठीक है, आप शॉपिफाई का लगा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आप मुझे अपनी यूट्यूब चैनल दें, मैं आपके यूट्यूब चैनल को ऑडिट कर देता हूँ। ठीक है, ऑन क्या कहते हैं, यूट्यूब ऑडिट, आप यूट्यूब एसईओ ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, अमेजोन एसईओ ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, शॉपिफाई एसईओ ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, देखें मुझे मजीद भी के ऑडिट वो मिल गए हैं, क्या मिल गए, आइडियाज मिल गए। कैसे मिल गए, मैंने यहाँ पे फाइवर के ऊपर देखा है तो मुझे मजीद के आइडियाज मिल गए। ठीक है, बात समझ आ गई है। आप इन चीज़ों के ऑडिट लगा सकते हैं, हमारे पास 11 गीग हो गए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब एसईओ लगा सकते हैं। ये यूट्यूब एसईओ भी आपको दिखा देता हूँ, ग्रे हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ और वाइट हैट एसईओ हम लोग एसईओ की सबसे आखिरी क्लास में पढ़ेंगे जब हमारे पास एसईओ का सारे का सारा नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, हमारे और किसी और ने भी शायद ये पूछा था। ठीक है, इन चीज़ों को हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपरली एसईओ नहीं आएगी तो आप वाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ तक नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, इसी तरह यूट्यूब एसईओ के ऊपर देख लें, लोगों ने गिग लगाया है, आप लोग ये लगा सकते हैं। ठीक है, आई विल रैंक योर वीडियो थ्रू माई एसईओ, ऑन पेज एसईओ, इन चीज़ों को आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। और कौन सा गिग लग सकता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मुझे नहीं पता गिग लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है इसका भी गिग लगता हो, कि हो सकता है लोगों ने इसके गिग भी लगाया है, लेकिन फिर सिर्फ 255 लोगों ने लगाया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप इसको जरूर लगाएं। 255 लोगों से मुराद ये है कि आपका इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें लिखा है कि बल्क के अंदर वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन करके देंगे। ठीक है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। और क्या चीज़ है, आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑन पेज एसईओ की सर्विस ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, इसका जवाब ये भी देता हूँ कि 7 से कि आगे नहीं जा रहे हैं तो कितना से लगा सकते हैं। एंड आप क्या कर सकते हैं, ऑन पेज एसईओ का भी लगा सकते हैं, ऑन पेज एसईओ की। अच्छा, आमतौर पे ऑन पेज एसईओ के अंदर यू स्टार है, तो कोई इशू नहीं है, आप खाली ऑन पेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन हैं, आप इनको लगा सकते हैं। तो ये आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं, हम लोगों ने सिर्फ एक टॉपिक कवर किए हैं, ऑन पेज एसईओ, और हमारे पास देखें कितने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि हम लोग ऑन पेज एसईओ की किस तरह, हमारे लोग सॉरी 7 से ज़्यादा की कैसे लगाएंगे।
तो इतने ज़्यादा गिग पढ़ाने का मकसद ये है कि जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, आप उन चीज़ का गिग ना लगाओ। या अगर आपने गिग को 30 दिन लगा लिया, आपको उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, उस गिग को रिमूव करके कोई बेहतर गिग लगा लो, ठीक है? और हम लोग फ्यूचर के अंदर और आपको इतनी सारी चीज़ों को पढ़ाने का मकसद भी यही है कि आपको बाय रिक्वेस्ट के अंदर ये वाली चीज़ें नज़र आ सकती हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें। सर अगर शोपिफ़ाई अमेज़न का ब्रांड पेज लॉगिन कर के अपना फर्स्ट 10 ब्लॉग्स पूरे कर लें तो क्या ये ब्रांड्स कॉन्टैक्ट करती हैं? नहीं जी, जब तक ब्रांड्स अभी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी जब आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छे विजिटर्स आएंगे, ठीक है? ब्रांड्स को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आप उनके बारे में क्या लिख रहे हैं। उन्हें इस चीज़ से सरोकार है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर्स आ रहे हैं, ठीक है? एनीवेज, ये हमारी क्लास थी। क्लास खत्म होने से पहले एक बार फिर से रिमाइंडर, अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। अभी मैं कहते हैं रहीम यार खान के स्टूडेंट की लिस्ट शेयर कर रहा हूँ जिनकी अटेंडेंस जो पूरी नहीं हुई है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा ऑन पेज एसईओ खत्म हो गया। कोई चीज़ मिस हो गई होगी तो मैं उसको कल देख लूँगा। हम लोग कल ऑफ पेज एसईओ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग फ्रीलांसिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। हम लोगों ने भी प्राइवेट पढ़ा है, तुम लोग फ्रीलांसिंग के अंदर जो हमारे लेक्चर है उनकी तरफ देखेंगे, ठीक है? अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो आप अपनी ज़रा गिग को चेक करें कि क्या आपकी गिग इस लायक है कि लोग उसको ऑर्डर करें। क्या आपने प्रॉपर इमेज बनाया है, क्या आपने उसके अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऐड की है। अच्छा, आपके यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उनको भी तकरीबन $100 के ऑर्डर आ गए। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे तो मैं आपके ग्रुप के अंदर जो है यहाँ पर शेयर करूँगा। अभी वो है कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग में और कुछ जो है वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे शेयर करेंगे और उनकी सक्सेसफुल स्टोरी भी यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है? आपके गिग के ऊपर जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक आपका गिग जो है वो अप टू मार्क नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने जब आपकी गिग वाली असाइनमेंट चेक की थी आप सब लोगों की, आप में से तकरीबन 100 लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, और हार्डली 3 से 4 लोग ऐसे थे जिनका गिग जो था वो बना हुआ था अप टू मार्क। बाकी सब लोगों ने क्या किया हुआ था, सिर्फ सर से उतारा हुआ था गिग को, ठीक है? अगर आप इसी तरह करते रहेंगे, जब डेफिनेटली आप अपने साथ सिंसियर नहीं है, अपने गिग के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके नहीं लगा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली कोई बंदा क्यों ऑर्डर करेगा? वो बंदा कहेगा ये बंदा अपने गिग के ऊपर काम नहीं कर सकता है, ये मेरे ऑर्डर के ऊपर क्या खास काम करेगा? अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट बस मैं अभी ये लेक्चर खत्म होते ही आपके साथ लगाने वाला हूँ। जो हमारी अटेंडेंस है वो रहीम या खान की मेरे पास अभी तक आई है, और अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल दूसरे सेंटर की भी आ जाएगी डीजी खान की, तो मैं उसको भी लगा दूँगा, ठीक है? सर हमने कोई चीज़ गिग लगाया और हमें रिक्वेस्ट कोई ऐसी चीज़ की आती हैं जो गिग में इंक्लूड नहीं है, तो क्या हम वो ऑर्डर। अच्छा, आपने कोई गिग लगाया और आपको रिक्वेस्ट ऐसे आ रहे हैं, तो आप क्या करें, उसे फटाफट से गूगल कर लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नाम जो है उस बंदे ने गलत यूज़ किया हो, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप इवन, अच्छा ये भी हो सकता है कि आपको उस गिग में जो चीज़ समझ आ रही है आप सिर्फ उसकी रिक्वेस्ट सेंड कर दें बायर को, ठीक है? फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिंक पढ़ा है ना, हो सकता है बायर जब इसकी बायर रिक्वेस्ट लगा रहा हो तो वो कोई और वर्डिंग यूज करे, हो सकता है वो बाउंड लिंक, इन बाउंड लिंक यूज करे या आउट बाउंड लिंक वर्ड यूज करे। वो वर्ड आपके लिए न्यू होगा लेकिन वो चीज न्यू नहीं होगी, तो आप उसको चेक कर लें कि ये बायर ने वर्ड लिखा हुआ है कि क्या मुझे इसके बारे में पता भी है नहीं पता है। एनीवेज, हम लोग यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। हम लोग टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, आज लंबी क्लास चली गई है हमारी। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, और नहीं रखना है तो ना रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जाते जाते सब लोग अल्लाह हाफिज करते जाए। ओह गॉड, ये किसने लिखा है? तलहा ने लिखा है।